चलिए एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 क्या था? इनकम टैक्स ऑन अच्छा, इनकम टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी, देखिए इनकम टैक्स एक्ट है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या वो चाह के भी टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी टैक्स ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे? नहीं ले सकती, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। पावर कौन देता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 246 में यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 82, उसके नाम में ही क्या लिखा था? इनकम टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड कुछ बात करेंगे इस वाली क्लास में और नेक्स्ट वाली क्लास में, और ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, आप मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती होगी? इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होगी या फिर इंडिया के बाहर वाली? तो अगर ऐसा लिखा है कि मेरी जमीन है अफगानिस्तान में और मैंने अफगानिस्तान में जाके खेती करी और कुछ पैसा कमाया, आप मुझे बताओ क्या वो एग्जेम्प्ट होगा या वो टैक्सेबल होगा? पक्का? ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज बेटा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट तो है। कौन सी वाली? इंडिया वाली। कौन सी वाली एग्जेम्प्ट है? इंडिया वाली। एक मिनट बताओ कौन सी वाली एग्जेम्प्ट है? इंडिया वाली या आउटसाइड इंडिया वाली? इंडिया वाली। अच्छा, कुछ एक दो बात अपन ऐसी करेंगे आज जो थोड़ी सी आगे की होगी, थोड़ी सी एडवांस लेवल की, मतलब आगे की होगी बेटा। एक सेक्शन होता है, आगे अपन पढ़ेंगे, एक सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 10। अभी आपका सैलरी स्टार्ट हो गया है क्या? सैलरी में क्या चल रहा है? तो बेटा मैं आपको बताऊं, आप सैलरी में पढ़ने ही वाले हो सेक्शन नंबर 10। देखिए इनकम टैक्स में बहुत सारे एग्जेम्पशंस होते हैं, बहुत सारे एग्जेम्पशंस, मतलब कुछ कुछ इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो वो एग्जेम्पशन पता है कौन से सेक्शन के अंदर कवर होते हैं? सेक्शन नंबर 10। कौन सा सेक्शन है? इस सेक्शन 10 के अंदर बेटा हो सकता है 100 चीजें हो। कितनी चीजें? हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। तो इस सेक्शन के अंदर एक लिस्ट चलेगी, जैसे कि हो सकता है यहाँ पर हो 10, 10A, 10, 10B, ऐसे ही करके एक लिस्ट ऑफ सेक्शन चलेगी। लेकिन क्योंकि ये सेक्शन कौन सा है, मेन सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन नंबर 10 है। आप लोग ध्यान रखना बेटा, सेक्शन नंबर 10 हमेशा एग्जेम्पशन का होगा। सब सेक्शन कुछ भी हो यार, सब सेक्शन कुछ भी हो, सेक्शन 10 किस चीज का है? एग्जेम्पशन। कोई सी भी बात अगर सेक्शन 10 के अंदर लिखी है तो वो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। अभी आप सैलरी पढ़ोगे ना, मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ 3, लिस्ट ऑफ 4, बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, तो बेटा वो सेक्शन 10 के अंदर ही तो एग्जेम्पशन होंगी। वो सब किस सेक्शन के अंदर होंगी? सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है, एक बहुत ही बड़ा सेक्शन, क्योंकि बहुत सारी एग्जेम्पशंस अलग अलग जगह में, अलग अलग टाइप की एग्जेम्पशंस कहां पर है? सेक्शन नंबर 10 के अंदर। आपको एक जनरल बात हमेशा याद रखनी है, सेक्शन नंबर 10 मतलब क्या? एग्जेम्पशन। क्लियर है मेरी बात? सेक्शन नंबर 10 एग्जेम्पशन। क्लियर है सबको? ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10 का जो सबसेक्शन 1 है, मतलब पहला ही सेक्शन, सेक्शन नंबर 10 का सबसेक्शन 1 बोलता है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। क्या बोलता है? मतलब आप सोचो इतना बड़ा सेक्शन, और उसका वो स्टार्ट कहां से हो रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आपको पता है एंट्री नंबर 82, आपको ऑलरेडी पता था एंट्री नंबर 82, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स तो ले सकती थी सभी इनकम पे, लेकिन किसको छोड़ के? एग्रीकल्चर इनकम। और इस बात को कंफर्म एक्ट में भी करना था। तो एक्ट में ये चीज हमें किसने बताई? सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्लॉज 1, सेक्शन 10 क्लॉज 1। क्योंकि बेटा ये जितने भी सब सेक्शंस होंगे ये सब क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। सब क्या होंगे? जैसे कि 10(1) एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा है, तो 10(2) पता नहीं किसकी बात करेगा यार। सभी सेक्शन क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। और हमने क्या समझा था, जब भी सेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, लिखने में यार सब सेम लिखाता है, लेकिन उसको रीड क्या करना होता है? क्लॉज। तो सेक्शन 10(1) आप लोग को याद रहेगा। आपके सिलेबस के लिए सेक्शन 10(1) बहुत काम का सेक्शन है। सेक्शन 10(1) याद रहेगा क्या है? इसकी पूरी बात लिख दो, इसमें लिखा क्या है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। खत्म। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या है? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। मतलब आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना, कौन सी इनकम पे? एग्रीकल्चर इनकम। मुझे बताओ क्या सेक्शन 10(1) की जरूरत है? आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पता था, एंट्री नंबर 82
कि हमको एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, हाँ या ना? सबको क्लियर है मेरी बात? तो मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। ध्यान रखना, अभी आप लोग अपना आंसर चेंज कर लोगे, अभी आप लोग बहुत तेज पलटी मारोगे, देखना। अभी अभी मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। अच्छा एक और चीज, आपने टोमेटो उगाए, मुझे बताओ क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? तो अगर आपने टोमेटो उगाए और टोमेटो बेच दिए, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? एक मैं इसको यहां पर ऐसा कुछ बना लेता हूं, रुकिए। मैं आपके सामने कुछ चीजें लिखूंगा, आप मुझे बताना टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया टोमेटो, मुझे बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? रीजन? एग्रीकल्चर, टोमेटो इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ या ना? टोमेटो सॉस क्यों लगेगा? रीजन? आपको पता है टोमेटो सॉस इज नॉट अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्यों नहीं है मुझे बताइए? ध्यान रखना, जब भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ऑप्शनल प्रोसेस हो जाए, कौन सा प्रोसेस? मतलब बिना उस प्रोसेस करे भी उसको बेचा जा सकता था। मुझे बताओ क्या टोमेटो की शक्ल में भी बेचा जा सकता था? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? टोमेटो, ना कि टोमेटो सॉस। क्लियर है मेरी बात? अच्छा दूसरा अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? पक्का? अच्छा यहीं पर अपन ने फिंगर चिप्स खरीद के खाए, अब बताओ लगेगा या नहीं लगेगा? फिंगर चिप्स पे लग जाएगा, अच्छा पक्का? अच्छा एक और चीज, रिलायंस ने व्हीट बेचे, गेहूं बेचे, रिलायंस ने क्या बेचा? गेहूं बेचा। एक सेकेंड रुक जाओ ना यार, रिलायंस छोड़ो, गेहूं। मुझे बताओ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं? टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, कंफर्म? अच्छा अगर मैं बोलूं रिलायंस फ्रेश ने बेचा, क्यों लगेगा? रीजन बताइए मुझे। देखिए मैं आपसे बस बात कर रहा हूं, मैं आपका लॉजिक जानना चाहता हूं, क्यों लगेगा? एक बात मुझे बताओ, एक सेकेंड, क्या रिलायंस फ्रेश खुले गेहूं बेचता है या पैकेट के अंदर रख के बेचता है? तो क्या पैकेट के अंदर रख देना भी ऑप्शनल प्रोसेस है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसी चीज को अगर आपने पैकेट में रख के भी बेच दिया तो क्या टैक्स लग सकता है? अच्छा ये एक अपन जनरल सी बात कर रहे हैं, ये तो आपको ऑलरेडी चीजें क्लियर होंगी, हाँ या ना? नहीं लगेगा उस पर, बिल्कुल नहीं लगेगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक चीज बेटा इधर ध्यान सुनना। रिलायंस, एक मेरी बात सुनना आप लोग, रिलायंस फ्रेश ने जब व्हीट को पैक करके बेचा, अब मुझे बताओ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? रीजन? ऑप्शनल प्रोसेस उस पे हो चुका है। तो आपको पता है क्या याद रखना है? ऑप्शनल प्रोसेस नहीं होना चाहिए। क्या वो खुला भी बेचा जा सकता था? तो क्या उसको पैकेट में पैक करके रिलायंस का लेबल लगा के बेचना जरूरी था? नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अपन वापस से आते हैं अपने कंसेप्ट पे। डीमार्ट में ओपन बिकता है ना, वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वाला है, प्रोड्यूसर वाला नहीं है। देखिए मेरी बात ये है कि रिलायंस ने क्या वो गेहूं, सुनना मेरी बात, आप बताओ एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए एग्जेम्प्ट होती होगी? जिसने वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा है, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जाम्पल में बेटा वहां टैक्स लग सकता है, वो क्यों लगेगा? आप मुझे बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन, आप मुझे बताइए वो एग्रीकल्चर इनकम का वो कर रहा है या वो तो, आप बताइए क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? आप बताइए डीमार्ट वाला गेहूं बेच रहा है तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? क्या वो आप बताओ, ये यहाँ पर फायदा किसान को पहुंचाया है या हर किसी को पहुंचाया है? किसान को। अच्छा क्या रिलायंस भी किसान हो सकती है? हो सकती है बेटा, अगर रिलायंस के, सुनना मेरी बात, अगर रिलायंस के एमओए में लिखा है कि हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं और रिलायंस के पास जमीन है, तो क्या वो भी एग्रीकल्चर, क्या वो भी फार्मर हो सकती है? तो क्या उसको एग्जेम्पशन उस केस में मिल जाएगा?
आप समझ रहे हैं एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, किसको मिलेगा बताइए मुझे। प्रोड्यूसर को मिलेगा बेटा, किसको मिलेगा? क्लियर है मेरी बात? डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं मिलेगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के एग्जांपल ले रहे हैं मेरे सामने। चलिए सुनिए वापस से बेटा, अपन को उलझना नहीं है, अपन तो सेक्शन 10(1) पे आते हैं जल्दी से। सेक्शन 10(1) क्या था? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 क्लॉज 1 क्या था? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ध्यान रखना, हमेशा इन इंडिया जरूर याद रखना। एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की एग्जेम्प्ट है? इन इंडिया। यस और नो? अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसको करने के बाद आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगा दिया। देखना, और वही कंसेप्ट अपन को देखना है, और इस कंसेप्ट को आप लोग थोड़ा सा ट्रिकी मार्क करिएगा। ये जो टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम अपन पढ़ रहे हैं, टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम, बताओ मुझे पढ़ने की जरूरत थी या नहीं थी? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लगने ही नहीं वाला था, हाँ या ना? तो यहाँ पर फिर भी अपन एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं। आप देखना गवर्नमेंट की हरकत, आप देखना गवर्नमेंट ने करा क्या, मुझे बताओ सबसे पहले। अच्छा कुछ भी इधर ध्यान मत देना, इधर ध्यान देना। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो क्या है? एग्जेम्प्ट। किसी को इसमें कोई दिक्कत? बाद में अभी पलटोगे तो नहीं? पक्का? अच्छा किस सेक्शन में एग्जेम्प्ट है? सेक्शन बताओ मुझे। सेक्शन 10 क्लोज 1 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो क्या है? एग्जेम्प्ट है। इतना सबको क्लियर है? अच्छा इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है ना, जब आप इसको नोट करें तो आप बेटा इसको LDR मार्क करिएगा। और इसमें सुनना मेरी बात, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आप भूल जाओगे ये कैलकुलेशन। इसलिए आप इसको LDR मार्क करिएगा ताकि आप इसको देख लो एक बार जाने से पहले, क्योंकि वो पूछ सकता है। एग्रीकल्चर इनकम, मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम क्या एग्जेम्प्ट है? ध्यान रखना, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा? सुनो मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखना। एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा। आगे मत देखना, आगे मत बढ़ना बेटा। एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा। ध्यान रखना। अदर इनकम, अदर इनकम मतलब कौन सी इनकम होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी इनकम, फॉर एग्जांपल बिजनेस इनकम। हाँ मतलब बेटा मैं, सुनना मेरी बात, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम की। कौन सी इनकम की? तो यहाँ पर पता है क्या बोला है? इसको हटा ही देता हूं मैं। यहाँ पर बोला एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी कितने से ज्यादा है? 5,000। सब लोग ध्यान रखना, कितने से ज्यादा है? 5,000। और बेटा अदर जो इनकम है ना, अदर हर कोई सी नहीं, टैक्सेबल वाली। कौन सी वाली इनकम? अदर टैक्सेबल वाली इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन। बताइए मेरे केस में बेसिक एग्जेम्पशन कितनी है? तो मेरे केस में आप कितना चेक करोगे? 2.5 लाख। लेकिन अमिताभ बच्चन अगर उनकी एज 85 ईयर्स होती तो कितना चेक करते? 5 लाख। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको दो चीज चेक करनी है। पहली चीज तो एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा है। दूसरी चीज क्या टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, वॉट एवर इज दी एप्लीकेबल स्लैब रेट, क्या उससे ज्यादा है? अगर है, दो चीज क्या क्या? पहले तो मुझे बताओ दो चीज क्या क्या? एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा और अदर टैक्सेबल इनकम कितने से ज्यादा? एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा। किससे ज्यादा? एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम भी 5 से ज्यादा है और अदर टैक्सेबल इनकम 2.5, 3, 5 से ज्यादा है, तो एक कैलकुलेशन हम बताएंगे आपको, टैक्स वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? अभी अपन ने टैक्स का कैलकुलेशन सीख के रखा है यार। अपने टैक्स के कैलकुलेशन को इनने चैलेंज कर दिया। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा। और अदर इनकम कितने से ज्यादा है? एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा। अच्छा 5,000 तो बहुत ज्यादा इनकम होती है यार। मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप मुझे बताना वो कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। एक पर्सन है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 6,000 है। कितनी है? और इसकी अदर जो इनकम है ना वो है 10 लाख रुपए।
क्या वो कंसेप्ट लगेगा? अभी हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ अपन कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं कि कंसेप्ट एप्लीकेबल कब होगा। बताइए क्या वो कंसेप्ट लगेगा? क्यों लगेगा? रीजन सर, एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 एंड अदर इनकम इज मोर देन 2.5 लाख या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख। हाँ या ना? अच्छा, मान लेते हैं एक पर्सन है जिसकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। सुनना है मेरी बात, एक पर्सन है जिसकी पूरी की पूरी इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है बेटा? 100 करोड़ रुपीस। आप मुझे बताओ एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? एग्जेम्प्ट है पक्का? अच्छा, इस वाले केस में एग्जेम्प्ट है ऐसा? सुनना मेरी बात, इस वाले केस में एग्जेम्प्ट है ऐसा? अच्छा, इस वाले केस में एक सेकेंड, पलट गए आप लोग। मैंने आपसे बोला था आप पलट जाओगे। सेक्शन 10 क्लॉज 1 मैंने क्या बोला था? एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो क्या है? एग्जेम्प्ट। बेटा ऑलवेज, हमेशा एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो क्या होगी? एग्जेम्प्ट। आप पलट गए, आपने अभी क्या बोला? सर टैक्स लगे, एग्जेम्प्ट नहीं होगी। हाँ या ना? लेकिन बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्या है? गवर्नमेंट बेटा अपन को कैलकुलेशन में चूना लगाएगी। इनकम तो आज भी एग्जेम्प्ट है, कल भी एग्जेम्प्ट थी, ध्यान रखना। गवर्नमेंट अपन को कैलकुलेशन में चूना लगाएगी। वापस से मुझे बताओ, अगर मेरी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है, बताओ एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है 10,000 करोड़, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? एग्जेम्प्ट। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा, और उसकी अदर टैक्सेबल इनकम कितने से ज्यादा है? एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा। बेटा उस केस में भी इनकम तो एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखना, उस केस में भी इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको चैलेंज नहीं कर सकती? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा हुआ था? इनकम टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। बेटा ध्यान रखना, गवर्नमेंट चाह के भी टैक्स नहीं ले सकती एग्रीकल्चर इनकम पे। हाँ या ना? अरे यस और नो? अच्छा, उसी को सपोर्ट करने के लिए एक और सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 10 क्लॉज 1, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। हाँ या ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन दोनों ही केस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट रहेगी या टैक्सेबल रहेगी? ध्यान रखना, दोनों ही केस में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। दोनों ही केस में एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। सब लोग ध्यान दे रहे हैं इधर? दोनों ही केस में एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट। लेकिन बेटा फिर भी एक, क्योंकि यहाँ पर वो दो कंडीशन गवर्नमेंट पता है चालाकी कर रही है, क्योंकि वो दो चीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई ना, तो गवर्नमेंट कुछ कैलकुलेशन हमसे करवाएगी, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो अपन कंसेप्ट पे आते हैं। अब अपन सही तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो वो भी कंटिन्यू कर सकता है। टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम। सबसे पहले मुझे बताइए, सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर क्या लिखा था? एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट है। मुझे बताओ कभी कभी एग्जेम्प्ट है या हमेशा ही एग्जेम्प्ट होगी? लिख दूं ऑलवेज? अब पलटोगे तो नहीं आप लोग? अच्छा, सेकंड चीज बेटा, सेक्शन 10 क्लॉज 1 सबको क्लियर है? एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है तो एग्जेम्प्ट है, हमेशा एग्जेम्प्ट है। हमेशा क्या है? एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर कुछ केसेस गिवन है, एक है केस नंबर 1, दूसरा क्या है? केस नंबर 2। केस नंबर 1 में ऐसे पर्सन की बात हो रही है, पता है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है? क्या लिखा है? 100% एग्जेम्प्ट। मुझे बताओ कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पूरी की पूरी इनकम क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, तो क्या 100% एग्जेम्प्ट होगा? अरे हाँ या ना? लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और अदर टैक्सेबल इनकम थ्रेशहोल्ड से ज्यादा है। मुझे बताओ यहाँ पर थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है? ध्यान रखना, एप्लीकेबल स्लैब रेट को ही थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं। 3 नाम है उसके। कितने नाम? एक क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड। दूसरा क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तीसरा क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल स्लैब रेट। क्लियर है मेरी बात आपको? तो मुझे बताओ, अगर कोई ऐसा पर्सन, सब लोग इधर ध्यान देंगे, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी 5,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है और अदर टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं 10 लाख रुपए है,
तो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? बेटा ऊपर लिखा है ऑलवेज, ऊपर क्या लिखा है? ऑलवेज। सेक्शन की इज्जत करो यार, सेक्शन में क्या लिखा है? हमेशा क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो वापस से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे यार, मुझे वापस से क्वेश्चन, आप लोग पता है, आप लोग है ना बहे जा रहे हो भावनाओं में, आप सिर्फ फोकस करो यहाँ पर। एग्रीकल्चर इनकम पूरी की पूरी, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो क्या होगी? एग्जेम्प्ट। अगर मिक्स है तो भी क्या होगी? बेटा होगी एग्जेम्प्ट ही, लेकिन देखना गवर्नमेंट चालाकी करेगी, वो चालाकी अपन अभी देखेंगे क्या चालाकी है। तो मुझे बताओ, चाहे केस 1 है चाहे केस 2 है, दोनों ही केस में एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी? क्योंकि बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स तो नहीं ले सकती, हाँ या ना? अरे यस और नो? लेकिन ध्यान रखना, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कौन सा वाला केस है? जहां पर एग्रीकल्चर इनकम 5 से ज्यादा है और अदर इनकम कितने से ज्यादा है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। बेटा केस नंबर 2 में एक कैलकुलेशन अपन को करना पड़ेगा। अब अपन देखेंगे वो कैलकुलेशन आप देखोगे ना, उसके बाद आपको चीज क्लियर होगी कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जी बोलिए। ठोक तो सकते हैं यार, यहाँ पर ठोक सकते हैं, आपको ठोक देना चाहिए केस। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टर मितेश है। बेटा एक एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे। एक मिस्टर मितेश है, मितेश एनआर लिखा है, एनआर का मतलब आप क्या समझते हैं? मिस्टर मितेश क्या है? अच्छा नितेश है, मिस्टर नितेश क्या है? नॉन रेसिडेंट। उनकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 3 लाख रुपए। कितनी दिख रही है आपको? और उनकी बिजनेस इनकम कितनी है? मुझे बताओ ये केस 1 में फॉल कर रहा है या केस नंबर 2 में फॉल कर रहा है? केस 2 में क्यों? क्योंकि एक सेकेंड बेटा ध्यान रखना, एक सेकेंड, 2 तरह की इनकम से केस 2 में फॉल नहीं करते हैं। केस 2 में फॉल कब करते हैं? जब एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा हो? 5,000 से ज्यादा। क्या 5,000 से ज्यादा है? हाँ या ना? अच्छा, क्या अदर इनकम, बिजनेस इनकम भी 5 लाख है? आप मुझे बताइए ना, मिस्टर नितेश के केस में एप्लीकेबल स्लैब रेट क्या होगा? 2.5 लाख वाला, हाँ या ना? तो क्या ये 100% केस 2 में फॉल कर रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है और अदर इनकम कितने से ज्यादा है? 2.5 लाख से ज्यादा है। बेटा इस केस में अब आप एप्लीकेबल मत बोलो, आप तो बोलो 2.5 लाख से ज्यादा है, हाँ या ना? तो ये केस नंबर 2 में फॉल कर रहा है। अरे एग्री करते हैं क्या आप लोग? केस नंबर 2 में फॉल कर रहा है। इधर ध्यान देना मेरी बात सब लोग। अब बेटा मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, सब लोग तैयार हैं? ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत देगा इनिशियली, लेकिन जब कंप्लीट होगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। स्टार्ट करें अपन। कोई मुझे टैक्स कैलकुलेट करके बता सकता है क्या इस केस में? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो बेटा, जो आपने अभी तक पढ़ा है उस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल ही नहीं सकता, इसलिए ट्राई की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताओ इस केस में इनकम कितनी है? ध्यान रखना, इस केस में, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज, आप बस मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस केस में इनकम कितनी है? 8 लाख वाले कितने लोग हैं? मतलब आप लोग बोल रहे हैं 8 लाख, और 5 लाख वाला कोई 5 लाख वाला? मैं हूं बेटा 5 लाख वाला। इधर ध्यान देना, एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा। जब भी अपन टोटल इनकम की बात करते हैं ना, तो सिर्फ टैक्सेबल इनकम आती है उसके अंदर। कौन सी इनकम? तो मुझे बताओ इनकम 8 लाख है या 5 लाख है? इनकम कितनी है? 5 लाख। आज के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, जब भी बात करें इनकम की, कोई भी आपसे पूछे इनकम कितनी, कौन सी इनकम बताना है? टैक्सेबल इनकम, हाँ या ना? तो इनकम 5 लाख है या 8 लाख है? कितनी है? 5 लाख। कोई पूछ रहा है क्यों ऐसा? बेटा सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ आपको 8 लाख पे टैक्स पे करना है या 5 लाख पे करना है? तो इनकम टैक्स के पर्पस के अकॉर्डिंग इनकम कौन सी है? 5 लाख रुपए। क्लियर है मेरी बात? बेटा ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपसे इनकम पूछे आपको कौन सी इनकम बताना है? टैक्सेबल इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है मेरी बात?
तो आपकी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। ध्यान रखना यहाँ पर आप 5 लाख पे नहीं 8 लाख पे टैक्स निकालोगे। एक बार टैक्स निकालो सिर्फ। आप 8 लाख रुपए पे टैक्स निकालो। कितना? 72500। एक सेकेंड, बिफोर एचईसी या आफ्टर एचईसी? मुझे चाहिए बिफोर एचईसी। कितना आया? 72,500, 72,500 रुपए। अच्छा मुझे बताओ 8 लाख रुपए है क्या? एक सेकेंड, अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं बोलूं अब उस पर ध्यान रखना। अब आप लोग कैलकुलेटर अपने सब नीचे रख दो। आपकी इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। इनकम कितनी है? 5 लाख। ध्यान रखना आपकी इनकम में आप एग्रीकल्चर इनकम को भी ऐड कर दोगे तो आपकी इनकम कितनी हो सकती थी? आपकी इनकम आज भी 5 लाख है, लेकिन कितनी हो सकती थी? 8 लाख रुपए। हाँ या ना? आप पता है क्या करोगे? स्टेप नंबर 1 में आप स्टेप नंबर 1 में टैक्स निकालोगे टोटल एग्री प्लस नॉन एग्री दोनों इनकम पे। कौन सी इनकम पे? मतलब 5 लाख पे निकालोगे, 8 लाख पे निकालोगे या 3 लाख पे निकालोगे? 8 लाख पे निकालोगे। सबको क्लियर है? तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे 8 लाख रुपए पे। कितना आया आपका? 72,500 रुपीज। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पीडीपीपी कितना था? 5 लाख। पीडीपीपी कितना था? 5 लाख। और एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी? 3 लाख रुपए। बताइए टोटल इनकम कितनी हो गई थी? अच्छा ये टोटल इनकम सही नहीं है, लेकिन अपन एक कुछ वर्किंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट चूना लगा रही है, अपन को ध्यान रखना। तो कितनी हो गई थी इनकम? 8 लाख रुपए। और इस 8 लाख पे आपने टैक्स निकाला, कितना आया? 72,500 रुपीज। किसी को दिक्कत? ध्यान रखना ये अपन को कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूँ 72,500 निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ये आपने निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 में पता है आप क्या करोगे? ये थी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करा था? एग्रीकल्चर इनकम में नॉन एग्रीकल्चर इनकम को भी ऐड कर दिया और उस पर क्या निकाल दिया? टैक्स निकाल दिया। हाँ या ना? ध्यान रखना स्टेप नंबर 2 आप एग्रीकल्चर इनकम को बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? इस केस में बताइए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? आप एग्रीकल्चर इनकम को किस में ऐड कर दोगे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पे। और इस पे भी क्या निकाल दोगे? टैक्स। आपने इस पे क्या निकाला था? टैक्स। और इस पे भी क्या निकालोगे आप? आपको समझ आ रहा है आपने कितनी बार टैक्स निकाला? 2 बार। पहली बार किस पे निकाला? एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पूरे कितने पे? 8 लाख रुपए पे टैक्स निकाला। कितना आया था? 72,500 रुपीज। अब स्टेप नंबर 2 में किस पे निकालोगे? एग्रीकल्चर इनकम प्लस एप्लीकेबल स्लैब रेट, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड, एप्लीकेबल बेसिक एग्जेम्पशन। आप तो मुझे अमाउंट बताओ ना, किस अमाउंट पे निकालोगे? 5,50,000 पे निकालोगे। हाँ या ना? चेक करो 5,50,000 आ रहा है क्या? इस पे टैक्स निकाल दो, कितना आएगा? 22,500। ये ऊपर वाली स्टेप में टैक्स कितना आया था? यहाँ पर आया था 72,500 रुपए। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो पैनिक मत करना। क्वेश्चन जब हो जाएगा आपको इजीली समझ आएगा। अभी मैं जानबूझ के आपको थोड़ा बहुत उलझा रहा हूँ। आप मुझे बताओ 72,500 रुपए आ गया था आपका, और सेकंड वाली स्टेप में भी आ गया कितना? 22,500 रुपए। यहां तक आ चुका है सबका? अच्छा आप स्टेप नंबर 3 में बताए डिफरेंस निकालोगे। निकाल के दो यार डिफरेंस। डिफरेंस निकालो कितना है? आपने पता है क्या करा? 72,500 में से किसको माइनस कर दिया? 22,500। तो कितना आ जाएगा? 50,000, 50,000 रुपए आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर मैं बोलूं बेटा ये वो अमाउंट है जो आपको पे करना है, तो क्या आप इसे लिफाफे में रख के पे कर दोगे? तो क्या मैं बोल सकता हूं स्टेप नंबर 4 में आप एचईसी लगा दोगे? हाँ या ना? ध्यान रखना करा क्या है हमने, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। स्टेप नंबर 1 में क्या करा था हमने? पहले तो करा क्या है उस कंसेप्ट को रट लो यार। पहले स्टेप नंबर 1 में करा क्या था? एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करके उस पर क्या लगा दिया था? टैक्स। यस और नो? अच्छा सेकंड स्टेप में क्या करा हमने?
एग्रीकल्चर इनकम पे वापस टैक्स लगाया, लेकिन उसमें क्या ऐड करने के बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और उस पे क्या लगा दिया, टैक्स। यस और नो? अच्छा, स्टेप नंबर 1 में एक टैक्स आया और स्टेप नंबर 2 में भी एक टैक्स आया। स्टेप नंबर 3 में क्या आपने दोनों टैक्स का डिफरेंस ले लिया था? अरे हाँ या ना? और स्टेप नंबर 3 वाला जो टैक्स है ना, वो बेटा वो टैक्स है जो आपको पे करना है। तो जब आप डिसाइड कर चुके हैं कि यही टैक्स पे करना है, तो क्या आप 4% HEC के साथ पे कर देंगे? अरे हाँ या ना? तो कितना आंसर कितना आएगा फाइनल आंसर? 52,000 फाइनल आंसर आएगा। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर भी कितना आया, 52,000 रुपीज। एक बार कैलकुलेशन चेक करिए जल्दी से। अच्छा, आपको स्टेप्स याद रखनी है, फिर अपन लॉजिक्स पे आएंगे और देखेंगे गवर्नमेंट ने कैसे हमें चूना लगाया है। सबसे पहले आप स्टेप्स याद रखिए, 4 स्टेप में आपका आंसर आया। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या निकाला होगा, 72,500 रुपीज। हाँ या ना? बेटा ये 72,500 निकाला किस पे, मुझे ये बता सकते हो आप? 8 लाख पे। और 8 लाख पता है क्या था, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख रुपए। हाँ या ना? बेटा अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ईमानदारी बरतती ना, तो टैक्स 5 लाख पे निकलना चाहिए था। कितने पे? 5 लाख। लेकिन गवर्नमेंट अपन को मैथमेटिक्स में उलझा रही है, गवर्नमेंट चूना लगा रही है अपन को। अभी बताऊंगा कैसे। मुझे बताओ अभी अपन ने कितने पे टैक्स निकाला है, 72,500 रुपीज। हाँ या ना? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में अपन ने टैक्स निकाला 22,500। किस पे निकाला है ये टैक्स? 22,500 रुपए का टैक्स किस पे निकाला? एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब क्या 5,50,000 पे निकाला था? हाँ या ना? अच्छा, स्टेप नंबर 1 में टैक्स कितना आया, 72,500 रुपीज। और स्टेप नंबर 2 में क्या आया, 22,000। ध्यान रखना, पूछूंगा अभी। स्टेप नंबर 1 में आपने टैक्स निकाला 72,500 रुपीज। किस पे आया था? 8 लाख रुपए पे। और 8 लाख कहां से आया था? एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में अपन ने टैक्स किस पे निकाला? एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसमें कितना आ गया? 22,500। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या निकाला था? डिफरेंस निकाला था। कितना आया था? 50,000 रुपए आ गया था। और बेटा स्टेप नंबर 3 का जो टैक्स है ना, ये आपको पे करना है। क्योंकि ये आपको पे करना है, तो क्या आप विद HEC पे करोगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था HEC ऑलवेज, HEC हमेशा लगता है। हाँ या ना? तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 52,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 52,000 रुपीज। क्लियर है सबको? बेटा ये कैलकुलेशन याद होना चाहिए सबसे पहली चीज। अपन लॉजिक्स में आएंगे पूरे और देखेंगे गवर्नमेंट ने कैसे हमारा काम लगाया। आप तो मुझे बताओ, एक पर्सन है जिसकी पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चर है, कुछ करने की जरूरत है क्या? क्या ये तामझाम भी करने की जरूरत है? क्या ये तामझाम करने की जरूरत है? नहीं। आप समझ रहे हैं ना? बेटा मान लेते हैं अमिताभ बच्चन की 10,000 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम है। कितने करोड़ की? उसके अलावा और कोई इनकम नहीं है। मुझे बताओ कुछ करने की जरूरत है या पूरी एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मिस्टर अमिताभ बच्चन की 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चर इनकम होती और अदर इनकम भी उनकी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल स्लैब रेट है उससे ज्यादा होती, तो क्या आपको ये तामझाम करना पड़ता? जब आप डिसाइड कर चुके हो कि ये तामझाम करना पड़ेगा, करना कब पड़ता है? जब एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा हो? 5,000 से ज्यादा। और अदर इनकम कितने से ज्यादा हो? 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा। तो ही ये करना होता है। हाँ या ना? बेटा तो ही करना होता है। बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज कब करना होता है? जब वो दोनों चीज हो, 5,000 से ज्यादा हो और 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ज्यादा हो। मुझे बताइए क्या इस एग्जाम्पल में वो करना पड़ेगा तामझाम? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 3 लाख और अदर टैक्सेबल इनकम कितनी है? 5 लाख। तो यार वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब तामझाम करना पड़ेगा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि करना पड़ेगा, तो करोगे क्या? स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? आप टैक्स निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम पे प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे। हाँ या ना? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में आप टैक्स निकालोगे एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। स्टेप नंबर 3 में आप दोनों का डिफरेंस ले लोगे और स्टेप नंबर 4 में विद HEC पे कर दोगे। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आके सबसे पहले आप लोगों का टेस्ट लूंगा। मैं आपसे जो मैंने आपको स्टेप्स बताएंगे ये पूछूंगा, फिर मैं आपको उसके लॉजिक्स बताऊंगा क्यों ऐसा और कैसे गवर्नमेंट ने हमारा काम लगाया है। ठीक है? अभी आपका ब्रेक हो या ना हो, मेरी तरफ से आपका ब्रेक। चलो सुनो मेरी बात। अब है ना, आज की क्लास में अब अपन मस्ती मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ऐसा किस सेक्शन ने बोला था? सेक्शन 10 क्लॉज 1। अच्छा, सेक्शन 10 क्लॉज 1 नहीं बोलता तो भी आपको पता था एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स ऑन एनी इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब क्या मोदी जी चाह के भी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे, हाँ या ना? लेकिन बेटा एक स्पेशल केस है, स्पेशल टैक्स तभी भी, टैक्स देखना, टैक्स तो भी नहीं लगेगा लेकिन इनडायरेक्टली लगेगा। डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा सकती क्योंकि पावर ही नहीं है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक स्पेशल केस हमने देखा था कि एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है, एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा है। यार बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है ऐसा लग रहा है। एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है, 5000 से ज्यादा। और अदर इनकम, अदर मतलब टैक्सेबल वाली इनकम कितने से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है या फिर एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा, 5000। मेरे केस में आप लोग आंसर करना, मेरे केस में मेरी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, क्या मैंने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर दी? मेरी अदर इनकम भी बेटा 2.5 लाख से ज्यादा है, क्या मैंने कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर दी? अब मुझे बताओ, क्या आप अभी तक जो आपने पढ़ा था उस अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करोगे? टैक्स का कैलकुलेशन अब आपको चेंज करना पड़ेगा इस केस में, इस स्पेशल केस में। और स्पेशल केस कौन सा है? एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5000, अदर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल स्लैब रेट। हाँ या ना? अब मेरी बात सब लोग, ऐसा क्यों और गवर्नमेंट ने हमको कैसे चूना लगाया है ये तो हम समझेंगे। पहले ये बताओ हमको करना क्या है, स्पेशल तरीका क्या है यहाँ पर। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, आप टैक्स के बेटा टोटल इनकम तो बोले मत क्योंकि टोटल इनकम तो 5 लाख ही होती है। आप एग्रीकल्चर इनकम में ध्यान रखना, कभी भी आप 8 लाख को टोटल इनकम मत बोलना बेटा। टोटल इनकम मतलब 5 लाख, टोटल इनकम मतलब क्या होता है, 5 लाख। क्योंकि टोटल इनकम मतलब होती है टैक्सेबल इनकम। और आप मुझे बताओ टैक्सेबल इनकम 5 लाख है या 8 लाख है? 5 लाख है, हाँ या ना? तो आप लोग टोटल इनकम से याद ही मत रखना वरना आपके कंसेप्ट लड़ जाएंगे बेटा। क्योंकि आप बोल रहे हो टोटल इनकम 8 लाख, जबकि 8 लाख होता नहीं है। कितना होता है टोटल इनकम? टैक्सेबल इनकम मतलब कितना, 5 लाख। तो स्टेप नंबर 1 में आप टोटल इनकम पे नहीं, आप टैक्स पे करोगे एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, क्या आपने टैक्स पे सही में कर दिया है या सिर्फ कैलकुलेट करा है? स्टेप नंबर 1 में क्या सही में आपने टैक्स पे कर दिया है या सिर्फ कैलकुलेट करा? और कैलकुलेट करते टाइम आपने किस पे कैलकुलेट करा? टैक्स आपने एग्रीकल्चर इनकम पे भी लिया और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे भी लिया। हमारे वाले एग्जांपल में बताइए 5 लाख पे टैक्स लगाओगे आप स्टेप नंबर 1 में या 8 लाख पे लगाओगे? 8 लाख पे लगाओगे, किसी को कोई दिक्कत? ध्यान रखना, अल्टीमेटली याद बेटा अपन को ये 4 स्टेप्स रखनी है। अल्टीमेटली याद हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट रखना है। लॉजिक में आपको बताऊंगा, वो आपको याद रहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ऐसा हम कर क्यों रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमको ये किस टाइप से चूना लगाया अपन बात करेंगे, ठीक है? वो आपको याद रहे नहीं रहे वो काम की चीज नहीं है। काम की चीज तो क्या है जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में आप टैक्स 5 लाख पे निकालोगे या 8 लाख पे निकालोगे? 8 लाख पे निकालोगे। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में आप वापस से टैक्स निकाल रहे हो, हाँ या ना? क्योंकि बेटा स्टेप नंबर 1 में आपने टैक्स पे थोड़ी करा है, सिर्फ निकाल के रखा था। सिर्फ आपने क्या करा है, कैलकुलेट करा है। कितना आया था? 72,500 रुपीज। क्या सिर्फ कैलकुलेट ही करा हमने, हाँ या ना? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में टैक्स कितना आएगा? अच्छा, स्टेप नंबर 2 में टैक्स निकालोगे किस पे? एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में। ध्यान रखना, ऊपर भी आपने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करा था लेकिन किसमें? अदर नॉन एग्रीकल्चर इनकम में। और यहाँ पर भी आप 2 इनकम को ऐड कर रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और आप वो कितना आएगा इस क्वेश्चन में? 5,50,000। तो उस पे टैक्स कितना आ जाएगा? 22,500। स्टेप नंबर 1 में टैक्स कितना आएगा? 72,500 रुपीज, 72,500 रुपए। स्टेप नंबर 2 में टैक्स कितना आएगा? 22,500 रुपीज, हाँ या ना? मुझे बताओ, आपने स्टेप नंबर 1 वाला पे करना है, 2 वाला पे करना है या दोनों ही पे नहीं करने? आपने पता है दोनों सिर्फ कैलकुलेट करे हैं। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या निकाला था? डिफरेंस, हाँ या ना? 72,500 में से आपने 22,500 रुपए माइनस कर दिए। कितना बच गया था? 50,000 रुपीज, हाँ या ना? क्या ये 50,000 आपको पे करना पड़ेगा? हाँ मतलब
बेटा पहले ये तो सोचोगे ना कि हाँ ये पे करना है, क्या ये 50,000 आपको पे करना पड़ेगा? तो अभी तक आपके पास 3 टैक्स आ चुके हैं। पहला 72,500 पे करना है या नहीं करना? दूसरा 22,500 पे करना है या नहीं करना? तीसरा आपने दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आया? 50,000। क्या ये वाला पे करना है? जब आपने डिसाइड कर ही लिया, मन बना लिया है कि पे करना है, जैसे आपने चाय का बना लिया था, तो क्या आपको एचईसी के साथ ही पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 50,000 में आप प्लस लगा देंगे 4% एचईसी, कितना आ जाएगा? 52,000। बेटा सुनना मेरी बात सब लोग ध्यान से, अल्टीमेटली 52,000 रुपए निकालना इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए काम की चीज क्या है? 52,000 रुपीज निकालना। क्या आप निकाल लोगे एग्जाम में? अच्छा, कोई बच्चा मुझसे बोला था सर क्या सरचार्ज भी लगेगा? बेटा बिल्कुल लगेगा। अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, 1 करोड़ से ज्यादा होगी, 2 करोड़ से ज्यादा होगी, तो क्या लग जाएगा? सरचार्ज लग जाएगा। सरचार्ज मुझे बताओ 72,500 पे लगेगा, 22,500 पे लगेगा या 50,000 पे लगेगा? 50,000 पे लगेगा, हाँ या ना? अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था क्या सर रिबेट भी मिल सकता है? बेटा बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी इनकम कितने तक है? 5 लाख तक। मुझे बताओ रिबेट भी आपको स्टेप नंबर 1 में मिलेगा, 2 में मिलेगा या स्टेप नंबर 3 में मिलेगा? मतलब स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 आ जाएगी रिबेट, हाँ या ना? तो बेटा जो कंसेप्ट अपन ने पढ़े वो कंसेप्ट वही रहेंगे। मतलब सरचार्ज भी लग सकता है, रिबेट भी लग सकता है। ध्यान से सुनना, सरचार्ज भी लग सकता है, रिबेट भी लग सकता है। क्लियर है मेरी बात आपको? लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बेटा, आपके लिए काम का सिर्फ ये एग्जांपल है, आपके लिए सरचार्ज वाला काम का ही नहीं है। आपके लिए सरचार्ज वाला काम का नहीं है, आपके लिए रिबेट वाला भी काम का नहीं है। आपके लिए पता है क्या काम का है? जो एग्जांपल अपन ने डिस्कस करा। अगर एग्जाम में आता है तो एज इट इज एग्जांपल आएगा, सिर्फ इनकम अलग होगी, सिर्फ इनकम अलग होगी। पता है एज इट इज एग्जांपल आएगा, मतलब आपको स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। आप क्या करोगे स्टेप नंबर 1 में? एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल दोगे। और मैंने आपको पता है एलडीआर मार्क क्यों करवाया? क्योंकि इस क्वेश्चन के अलावा जो मैंने आपको करवाया, आपको कहीं भी कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आज जो आप पढ़ रहे हो सकता है 6 महीने 8 महीने तक आप पढ़ो ही ना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसीलिए मैंने आपको एलडीआर मार्क करवाया, क्योंकि ये आप भूल जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बेटा नॉर्मल जो टैक्स निकालना है ना, वो तो आपको हमेशा जिंदगी भर करना है, तो वो तो आपको याद रहेगा। लेकिन पता है एग्रीकल्चर इनकम वाला केस स्पेशल है, आपको बार बार ये करने को नहीं मिलेगा। कब करना होता है? जब एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा हो? 5,000 से ज्यादा, और अदर टैक्सेबल इनकम कितने से ज्यादा हो? एप्लीकेबल स्लैब रेट से ज्यादा। तो अपन को एक तामझाम करना पड़ता है, हाँ या ना? उसमें अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन है तो 4 स्टेप होती है। पहली स्टेप में क्या होता है? आप टैक्स निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे, यस और नो। स्टेप नंबर 2 में आप टैक्स निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। स्टेप नंबर 3 में आप डिफरेंस ऑफ टैक्स निकालते हैं, हाँ या ना? और स्टेप नंबर 3 में जो टैक्स आता है वो आपको पे करना होता है, यस और नो। जब आप मन बना चुके हैं पे करना है तो आपको विद एचईसी पे करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो क्या आप कैलकुलेशन 52,000 का जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेंगे? अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या आप कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेंगे? अच्छा एक चीज यहाँ पर जो 2 कंडीशन मैंने बताई थी वो एंड है और है। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होना चाहिए और साथ में अदर इनकम कितने से ज्यादा होना चाहिए? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो इसको एंड कंडीशन बोलते हैं हम। कौन सी कंडीशन? एंड कंडीशन। हाँ बोलिए। हाँ कम है तो बेटा जो नॉर्मल अपन ने पढ़ा है ना वही लगेगा। फिर नॉर्मल मतलब आप 10 लाख टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी है? 10 लाख रुपए। तो आप किस पे टैक्स निकाल दोगे? 10 लाख रुपए। बेटा स्पेशल केस जब ही लगेगा, ध्यान रखना, स्पेशल केस एक ही सिचुएशन में लगेगा जब आप दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000 एंड अदर इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपीस। क्या इतना सबको क्लियर है? क्या मैं आपको अब लॉजिक बता सकता हूँ? मतलब लॉजिक तो छोड़िए, लॉजिक तो कुछ है ही नहीं। लॉजिक तो बेटा चूना है। आपको क्या लगाया है? चूना लगाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चूना लगाया। आप मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में आपने टैक्स निकाला था, कितना आया था? 72,500 रुपीज, 72,500 रुपए। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, कितना आया था टैक्स? 72,500 रुपए। क्या वो आपको पे करना था या वो आपने सिर्फ निकाल के रखा था? और आपने अपनी मर्जी से निकाला था या गवर्नमेंट ने ऐसा निकालना अपन को सिखाया है कि ऐसा निकालना पड़ेगा? आपको पता है ये कैलकुलेशन किसने बताया? गवर्नमेंट ने बताया। किसने बताया? तो उसने अपन को स्टेप नंबर 1 में क्या 72,500 रुपए निकालना सिखाया, हाँ या ना? अच्छा लॉजिकली बात करें तो इनको 8 लाख पे टैक्स निकालना चाहिए था या 5 लाख पे ही निकालना चाहिए था? लेकिन इनने हमारे साथ चालाकी क्या करी? इनने कितने अमाउंट पे टैक्स निकलवाया? 8 लाख रुपए पे। क्या मुझे बताओ इनडायरेक्टली ये एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स ले रहे हैं?
हाँ या ना? तो स्टेप नंबर 1 में सुनना मेरी बात, इनने कितने पे टैक्स निकलवाया? 8 लाख पे। ये लॉजिकली गलत है, हाँ या ना? क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं थी बेटा एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने की। एग्री करते हैं मेरी बात से? इसीलिए तो स्टेप नंबर 2 में इनने बोला। आप पता है स्टेप नंबर 2 में आप किस पे टैक्स निकालते थे? एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो पता है गवर्नमेंट ने बोला 72,500 रुपए। गवर्नमेंट ने बोला 72,500 रुपीज हमने आपको कैलकुलेट करके रखवाया है, हाँ या ना? बताओ लोगों ने अपोज करा होगा इसका? क्योंकि टैक्स 5 लाख पे लगना चाहिए था या 8 लाख रुपए पे लगना चाहिए था? बातें नहीं करेंगे आप, मुझे बताओ टैक्स कायदे से 5 लाख पे लगना चाहिए था या 8 लाख पे लगना चाहिए था? कायदे से ईमानदारी से अगर गवर्नमेंट चलती तो किस पे लगना चाहिए था? 5 लाख रुपए पे। लेकिन गवर्नमेंट ने पता है चीटिंग करी, गवर्नमेंट ने किस पे टैक्स निकलवाया हमसे? 8 लाख रुपए पे। मुझे बताओ जब ये 8 लाख पे टैक्स निकलवाएंगे तो हम चुप बैठेंगे या हम धरने पे बैठ जाएंगे? हम तो बैठ जाएंगे धरने पे, हाँ या ना? इसलिए बेटा स्टेप नंबर 2 में गवर्नमेंट ने बोला, स्टेप नंबर 2 में गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? आप टैक्स निकालिए एग्रीकल्चर इनकम पे। किस पे टैक्स निकालिए? एग्रीकल्चर इनकम पे। माइक बार-बार छूट रहा है। सुनिए स्टेप नंबर 1 में जब अपन ने 72,500 का टैक्स निकाला, आप बताओ क्या जनता इसको एक्सेप्ट करती? नहीं करती। इसलिए पता है जनता को खेलने के लिए इन्होंने खिलौना दे दिया और जनता से बोला बेटा एग्रीकल्चर इनकम पे आप टैक्स निकालो स्टेप नंबर 2 में। तो आपने स्टेप नंबर 2 में टैक्स निकाला था, कितना आया था? 22,500 रुपए, हाँ या ना? अरे ये सुनो, आप पता है गवर्नमेंट क्या बोलती है? ध्यान रखना बेटा, मैथमेटिक्स में उलझा रही है, उसको पता है जनता को नहीं आता। उसने पता है स्टेप नंबर 1 में क्या निकाला? 72,500। कायदे से पूरा 72,500 आपको पे करना था या नहीं करने की जरूरत थी उतना? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा लो और उसका डिडक्शन ले लो। तो आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाला, कितना आया? 22,500 रुपए, हाँ या ना? आपने स्टेप नंबर 1 में 72,500 रुपए निकाला, क्या वो सही था या वो गलत था? जब आपने उसको अपोज करा तो गवर्नमेंट ने पता है आपसे क्या बोला? एक काम करिए आप एग्रीकल्चर इनकम पे वापस से टैक्स निकाल लीजिए और जितना टैक्स आया आप उसको माइनस कर लीजिए, मत पे करिए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाला, कितना आया? 22,500 रुपए, हाँ या ना? अच्छा स्टेप नंबर 3 में मुझे बताओ, स्टेप नंबर 3 में भले ही आपको पता नहीं था लेकिन क्या हमने इसमें से इसी को माइनस करा था? मतलब हमने बेटा टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे करा था या नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे ही पे करा था? कौन सी इनकम पे? सुनिए सुनना मेरी बात, सबसे पहले आपसे उन्होंने बोला पूरे 8 लाख पे टैक्स निकाल दीजिए, आपने निकाल लिया 8 लाख रुपए पे टैक्स, हाँ या ना? उसके बाद जब लोगों ने अपोज करा तो गवर्नमेंट ने बोला आप एक काम करिए जितना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स है उसका आप माफ करवा लीजिए। तो आपने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाला, कितना आया? 22,500 रुपए। तो आप मुझे बताओ टैक्स 72,500 पूरा पे करोगे या इसको इसका डिडक्शन लेने के बाद वाला अमाउंट पे करोगे? डिडक्शन लेने के बाद वाला अमाउंट पे करोगे, मतलब कितना? 50,000। और जब आप डिसाइड कर चुके हो कि 50,000 आप पे करोगे, जब आप डिसाइड कर चुके हो 50,000 पे करोगे तो क्या विद एचईसी पे करोगे, हाँ या ना? अब मुझे कोई बता सकता है कि गवर्नमेंट ने हमको चूना कैसे लगाया? कैसे उसने हमारी मैथमेटिक्स के काम लगा दिए? जी अच्छा एक चीज, अभी फाइनल टैक्स कितना आया? 52,000। फाइनल टैक्स कितना आया? 52,000। आप मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती तो कितना टैक्स आता? आप निकालिए, बताओ ना यार, कितना आता? मतलब कायदे से आपको समझ आ रहा है टैक्स कितना आना चाहिए था? मेरी बात ध्यान से सुनना इधर बेटा, टैक्स कितना आना चाहिए था? 13,000। टैक्स कितना गवर्नमेंट ने ले लिया? 52,000। समझ रहे हैं आप? मैथमेटिक्स में काम लगा दिया उसने हमारे, हाँ या ना? बेटा पता है उसने करा क्या है? उसने आपको पहले स्टेप नंबर 1 में पूरी इनकम पे टैक्स लगवा दिया, हाँ या ना? स्टेप नंबर 2 में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकलवा के स्टेप नंबर 3 में उसका डिडक्शन भी दिलवा दिया। मतलब आपको खुश कर दिया कि हम किस इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे, एग्रीकल्चर इनकम पे। यस और नो? लेकिन बेटा जब फाइनल आउटकम आप देखोगे तो आपका टैक्स कितना आना चाहिए था? 13,000 रुपए, लेकिन कितना आया? 52,000 रुपीज, हाँ या ना? क्या कह सकते हैं बेटा गवर्नमेंट ने खेल, मतलब गवर्नमेंट जीत गई यहाँ पर, गवर्नमेंट ने लगा दिया हमारा वापस से चूना, हाँ या ना? एक चीज
बेटा केस कर सकते हैं, केस आप डिस्प्यूट किसी भी चीज को कर सकते हैं, लेकिन आपका जीतना डिपेंड करता है लॉ पे। बेटा लॉ ऐसा बोलता है कि ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। आपको समझ आ रहा है बेटा, इनकम टैक्स एक्ट अलोंग विद रूल्स जब आप पढ़ोगे तो वो बोलता है आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आपकी हार वहां तय है, आपकी हार फिक्स है। हाँ, आप जीत पता है कहाँ सकते हो, अगर आप उनको ये सिद्ध कर दोगे आपको इनडायरेक्टली यार ये चूना लगा रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर इनकम पे इनडायरेक्टली टैक्स ले रहे हैं। आप मुझे बताओ एक चीज, आप मुझे बताना, आपका टैक्स कितना आना चाहिए था? 13,000 रुपए। आपका टैक्स कितना आना चाहिए था? 13,000 रुपए, हाँ या ना। और बेटा क्या एग्रीकल्चर इनकम की वजह से आपका टैक्स 52,000 आ गया? तो वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया, लेकिन बेटा जीतती हमेशा कौन है? सरकार। जीतती हमेशा कौन है? तो एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो, मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेने की। सेक्शन 10(1) ने भी साफ मना कर दिया, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। और बेटा इंडिया में इनकम तो आज भी एग्जेम्प्ट ही है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन ऐसा करवाया कि इनडायरेक्टली हमारा टैक्स बढ़ गया, हाँ या ना। तो बेटा कैलकुलेशन सुनना मेरी बात, हमारी भी काम की चीज क्या है कि हमें 52,000 के आंसर पे पहुंचना है। क्या आप पहुंच जाओगे? क्या आप पहुंच जाओगे 52,000 रुपीज के आंसर में? वापस से मुझे बताओ, टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, अगर मेरी पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में कुछ करने की जरूरत है या एग्जेम्प्ट है? आपको पता है उसके इसमें गवर्नमेंट चाह के भी कुछ कर नहीं पाती, इस कंसेप्ट को भी लगाते तो कुछ नहीं होता, इसलिए उसने कुछ बोला ही नहीं। अगर आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चर है तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। आपकी कुछ इनकम एग्रीकल्चर है, कुछ इनकम नॉन एग्रीकल्चर है, अभी भी बेटा एग्जेम्प्ट है, अभी भी क्या है? ध्यान रखना, सेक्शन 10(1) एग्जेम्प्ट तो है। आप पलटना मत, आप, मैं बोल रहा था बेटा आप बार बार पलटी मारोगे, पलटना मत। एग्जेम्प्ट है या नहीं एग्रीकल्चर इनकम? अगर एक एमसीक्यू आता है उसमें लिखा है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, तो आप ट्रू मार्क करोगे या फॉल्स मार्क करोगे उसे? ऑलवेज ट्रू मार्क करोगे बेटा, हमेशा क्या मार्क करोगे? ट्रू। लेकिन मुझे बताओ ईमानदारी से दिल से सोच के अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्या सही में वो एग्जेम्प्ट है या सही में इनडायरेक्टली तो टैक्स ले लिया? इनडायरेक्टली टैक्स ले लिया मैथमेटिक्स में उलझा के, हाँ या ना। और कितनी स्टेप्स में उलझाया है? 4 स्टेप। पहली स्टेप में आप किस पे टैक्स निकालोगे? एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, हाँ या ना। अच्छा, सेकंड स्टेप में आप किस पे टैक्स निकालोगे? एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन। क्या थर्ड स्टेप में आप दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे? और फोर्थ स्टेप में विद एचईसी पे कर दोगे, हाँ या ना। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में जैसे ही 72,500 आएगा, क्या आप और मैं अपोज करने लगेंगे उस चीज को? क्या पब्लिक उस चीज को अपोज करेगी कि आप एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले रहे हो, हाँ या ना? तो बेटा गवर्नमेंट हमारे अपोज को खत्म करने के लिए, ताकि हम उसको चैलेंज ना करें, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या दे देगी? एग्रीकल्चर इनकम पे जितना भी टैक्स आएगा बोलेगी माफ, हाँ या ना। जैसे कि बेटा आपका टैक्स आया कितना था? 72,500 रुपए, 72,500 रुपीज, उसमें से आपको कितना माफ कर दिया गया था? 22,500 रुपए। वो किस पे टैक्स था? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। किस पे था? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स था, हाँ या ना। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में वही चीज जो अभी अपन ने डिस्कस करी, उन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यस और नो, और स्टेप नंबर 4 में पे कर दिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 52,000 रुपीज कैलकुलेट करना। क्या आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे? ध्यान रखना, आज आप भले बोले, लेकिन यही चीज जब मैं आपसे 120 दिन बाद पूछूंगा ना, तो आधे से ज्यादा बच्चे मुझसे बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, और जैसे ही मैं बोलूंगा 5,000 से ज्यादा है और 2.5 लाख से ज्यादा है तो बोल देंगे टैक्सेबल। लेकिन ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट, ये सच्चाई है बच्चे, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। क्लियर है मेरी बात सबको? बेटा सब लोग इधर ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देना। 52,000 का कैलकुलेशन सबको समझ आ गया है? एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर अगर ये नितेश नॉन रेसिडेंट की जगह रेसिडेंट होता, क्या होता? रेसिडेंट। अब मुझे बताओ, अच्छा सेक्शन 87A की कंडीशन क्या थी? आपकी इनकम कितनी है? 5 लाख तक, और आप कौन है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल। क्या नितेश एक इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन? क्या नितेश रेसिडेंट भी है? इनकम बताओ 5 लाख है या 8 लाख है? ध्यान रखना, इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, जब भी कोई इनकम पूछे आपको क्या बताना है? 5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ, क्या इस केस में अगर ये रेसिडेंट होता तो 87A की रिबेट मिल सकती थी? अरे हाँ या ना? तो बेटा रिबेट पता है कैसे मिलती?
सब लोग ध्यान देना, इधर फोकस रखना, बाद में रिपीट नहीं करूंगा। आपका टैक्स आया था 50,000 रुपए, आया था क्या? यस और नो? इसके नीचे बेटा स्टेप नंबर 4 ऐड हो जाती और उसमें लिखा आता रीबेट अंडर सेक्शन 87 है 50,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो मुझे बताओ कितनी रीबेट मिलती? अल्टीमेटली कितना तो पे करना पड़ता? 37,500। जब आप पे कर चुके हो कि 37,500 पे करना है तो विथ कैसे पे करते? एचईसी 87 है, क्या था बेटा? रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए। हाँ या ना? दो कंडीशन क्या क्या थी? रेसिडेंट, इंडिविजुअल और इनकम 5 लाख तक। मुझे बताओ यहीं पर मिस्टर, अभी तो मिस्टर नितेश कहता है नॉन रेसिडेंट, अगर मैं यहाँ पर एनआर नहीं लिखता और लिख देता रेसिडेंट है, तो क्या आपको रिबेट चेक करना पड़ता क्या मिल सकती है? हाँ या ना? तो बेटा क्या ये रेसिडेंट इंडिविजुअल है? इस क्वेश्चन में अगर मैं रेसिडेंट बोलता तो क्या वो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो जाता? और उसकी इनकम कितने तक होना चाहिए रिबेट लेने के लिए? 5 लाख रुपए तक। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टर नितेश एक रेसिडेंट है, कौन है? और उसकी इनकम बताओ 5 लाख है या 8 लाख है? इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ यही तो कंडीशन थी यार वहां पर कि आप क्या हो? रेसिडेंट इंडिविजुअल और आपकी इनकम कितने तक है? 5 लाख रुपए तक। हम आपको क्या देंगे? रिबेट। यस और नो? अच्छा रिबेट हम कितनी देते थे आपको, आप बताइए मुझे। व्हाटएवर इज टैक्स पेबल उसको आप कंपेयर करोगे 12,500 से और व्हिचएवर इज लोअर ले लोगे। यस और नो? मुझे बताओ टैक्स पेबल में कौन सा वाला टैक्स पेबल लोगे? इस क्वेश्चन में कौन सा वाला लोगे? इस 50,000 को आप पता है किससे कंपेयर करोगे? बताओ किससे करोगे? 12,500 से और व्हिचएवर इज क्या ले लोगे? तो व्हिचएवर इज लोअर आपका क्या आ जाएगा? 12,500। हाँ या ना? तो मुझे बताओ रिबेट कितनी मिलेगी? क्या 12,500 की रिबेट मिल जाएगी इस केस में? तो फाइनल टैक्स पेबल बचेगा कितना? 37,500। इस पे आप क्या लगा दोगे? 4% एचईसी। क्लियर है मेरी बात? लेकिन बेटा ध्यान रखना वो आपसे रिबेट वाला पूछेगा नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन ध्यान रखना बेटा हमको इस चीज में उलझना नहीं है। आप इसकी बेसिक में गलती करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप इसके बेसिक में गलती करोगे। इसलिए आप ये रिबेट छोड़ो 2 मिनट के लिए, आपको तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। क्या है बेसिक वाले क्वेश्चन में? स्टेप नंबर 1 में आप क्या कैलकुलेट करोगे? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करोगे? एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे? डिफरेंस। और स्टेप नंबर 4 में विद एचईसी पे कर दोगे। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है, लग रहा है क्या? तो इजी तो बहुत है, लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि आज आप पढ़ रहे हो और इसके बाद आप हजारों कंसेप्ट पढ़ने के बाद इसको वापस से नहीं देखने के बाद भूल जाओगे। इसलिए मैंने एनडीआर लिखवाया। ये इजी है बेटा, इजी है, आई एग्री है, इजी है, लेकिन आपको सिर्फ एक रिवाइज करना है। एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा वरना आप भूल जाओगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए अपना जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, जो अपना टॉपिक है वो अपना खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट फॉर 2-3 थ्योरेटिकल चीजें जो मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आपको रीड करके आनी है। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो चीजें। जैसे कि बेटा एक चीज बताओ, आज तक हमने ये नहीं पढ़ा असेसी कौन होता है? हु इज असेसी? क्या ये पढ़ा हमने? एक सेकेंड, असेसी कौन होता है आप बता दो मुझे। चलो कौन होता है बेटा? वो पर्सन है, वो पर्सन था, वो पर्सन की डेफिनेशन थी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, है ना, एजेपी, वो सब क्या था? वो पर्सन था। ध्यान रखना पर्सन और असेसी में फर्क है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो असेसी वो होता है जिसको टैक्स पे करना है। कौन होता है? देखो जरूरी नहीं है यार, आप बताओ आप लोग भी तो एक पर्सन हो, हाँ या ना? क्या आप लोग सब इंडिविजुअल हो? लेकिन आप में से कौन टैक्स पे करता है? क्या आप में से कोई भी टैक्स पे करता है? आप करते हो, वेरी गुड। बेटा यहाँ पर क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए, क्या सब लोग रिटर्न भरते हैं? क्या सब लोग टैक्स पे करते हैं? नहीं, हाँ या ना? तो आप लोग इंडिविजुअल तो हो, लेकिन क्या आप असेसी हो? क्या आप असेसी हो? ध्यान रखना, असेसी वो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। कौन होता है? अपन मान लेते हैं एक सर है जिनका नाम है मनोज दुबे। क्या नाम है? मनोज दुबे। उनकी इनकम अच्छी खासी है यार, हाँ या ना? करोड़ों छापते होंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। बेटा मान लेते हैं
अपनी इनकम कितनी, अपने मनोज सर की इनकम कितनी है, करोड़ों में है। तो मुझे बताओ, वो सुनो, वो इंडिविजुअल तो है लेकिन क्या वो असेसी भी है? अरे हाँ या ना? तो बेटा आपको समझ आना चाहिए, मतलब पर्सन जो अपन ने पढ़ा था वो पर्सन की डेफिनेशन थी कि कौन कौन टाइप के लोग हो सकते हैं इनकम टैक्स में। उन्हीं में से कोई असेसी होंगे, लेकिन सभी थोड़ी असेसी है। जैसे कि आप लोग असेसी नहीं है, मैं असेसी हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? तो असेसी कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। ध्यान से सुनना, ऐसा पर्सन जिसको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। अच्छा एक और चीज बेटा, मुझे टैक्स पे अपने लिए नहीं करना है, मेरा एक बेटा है, मुझे उसकी इनकम, आपको पता है इनकम टैक्स में प्रोविजन होते हैं, है नहीं, इनकम टैक्स में प्रोविजन होते हैं क्लबिंग नाम के। क्या प्रोविजन होते हैं? जब बच्चा माइनर होता है ना, तो उसकी इनकम उसके मम्मी पापा के हाथ में टैक्सेबल होती है। तो बेटा अगर किसी माइनर ने इनकम कमाई तो उसकी इनकम पे टैक्स कौन पे करेगा? आगे आप पढ़ोगे, अगर कोई माइनर है, अगर कोई बच्चा माइनर है, 18 साल से कम का है, तो वो खुद की इनकम पे वो खुद टैक्स पे नहीं करेगा। उसकी इनकम किसकी इनकम में जुड़ जाएगी? उसके मम्मी या पापा। ध्यान रखना, मम्मी या पापा में से आंसर पता है क्या है? आप बताओ, मम्मी या पापा? ध्यान रखना, इनकम टैक्स बहुत सियाना है। इनकम टैक्स बोलता है जिसकी इनकम पहले से ज्यादा होगी उसकी में ऐड होगी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम पे सरचार्ज ज्यादा लग सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? सुनना, अरे यार आप लोग 2 मिनट के लिए मेरी मेरी बात सुन लो यार। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा नहीं इसलिए। तो असेसी कौन होता है? ऐसा पर्सन जो टैक्स पे कर रहा है, चाहे खुद की इनकम पे, चाहे उसके बच्चे वगैरह की इनकम, या किसी और की इनकम उसके अंदर क्लब हो रही है, हो सकती है, बहुत सारे केसेस हैं, क्लबिंग हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा चाहे मैं खुद की इनकम पे टैक्स पे करना है, चाहे मुझे तुम्हारी इनकम या किसी की भी इनकम पे टैक्स पे करना है, अगर करना है मुझे, तो बेटा मैं कौन हूँ? असेसी। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन है, जैसे कि मान लेते हैं अपनी क्लास में कौन है जो थोड़ा चालू है, आप बताओ कौन? बेटा ये नवजोत सीए बन गया, सुनना मेरी बात। हाँ भवजोत ये सीए बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन सब बन गए, ये भी बन गया। लेकिन अपन सब लोग क्या है? ईमानदार। अपन सब क्या है? ईमानदार। ये क्या है? अपन सब क्या है? ईमानदार। जब अपन लोग ईमानदार है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? सुनना मेरी बात बेटा, इसका पैकेज लगा 50 लाख रुपए का। कितने का पैकेज है? सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इसका, तेरी इनकम कितनी है? 50 लाख रुपए। कितनी इनकम है इसकी? ये ईमानदार है या बेईमान है? आप मुझे बताओ, बेईमान है तो इसने टैक्स पे करा होगा या टैक्स की चोरी करी होगी? लेकिन बेटा जब इसकी सैलरी मिली होगी, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको सैलरी दी, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को बता दिया होगा कि एक पर्सन को हमने 50 लाख रुपए की सैलरी दी है? तो इसने चोरी आज तो कर ली, लेकिन ये बच पाएगा क्या इनकम टैक्स से? तो क्या ये असेसी इन डिफॉल्ट है? भले ही इसने टैक्स पे नहीं करा, इसने रिटर्न फाइल नहीं करा, लेकिन इसको करना चाहिए था टैक्स पे, हाँ या ना? तो इनकम टैक्स वाले इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे और इसको असेसी इन डिफॉल्ट कहेंगे। तो क्या ये असेसी कहलाएगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक ऐसा पर्सन है जो कि टैक्स पे, जिसने टैक्स पे नहीं करा लेकिन उसको पे करना चाहिए था, वो असेसी इन डिफॉल्ट था। तो क्या असेसी इन डिफॉल्ट भी असेसी कहलाता होगा? ऑब्वियसली बात है, असेसी है यार वो। उसने आज पे नहीं करा तो हम दूसरे तरीके से निकलवा लेंगे टैक्स, हाँ या ना? समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको असेसी की डेफिनेशन एक बार रीड करनी है, आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगी असेसी की डेफिनेशन। क्लियर है मेरी बात? और एक और चीज आपको रीड करनी है, कब, अच्छा मुझे बताओ, प्रीवियस ईयर का टैक्स अपन कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। कब पे करते हैं? मुझे बताओ ना यार, जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 है तो इसका टैक्स कब पे होगा? 23-24 में होगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में ही ले लिया जाता है, कुछ केसेस में। जैसे कि बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रीड आपको करके आना है। मतलब समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का टैक्स हमको कब पे करना होता है? असेसमेंट ईयर में। लेकिन कुछ केसेस में आपको प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में ही टैक्स पे करना होता है। जैसे कि बेटा मान लेते हैं मैं एक नॉन रेसिडेंट हूँ। मैं क्या हूँ? मैंने इंडिया में पैसा कमा लिया, मैंने इंडिया में 10 करोड़ रुपए कमा लिए और मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, तो अगर मैं छोड़ के चले गया पैसे लेके, तो क्या अगले साल आप मुझसे टैक्स रिकवर कर पाओगे? या कर तो सकते हो, लेकिन मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, हाँ या ना? तो इस टाइप में बेटा जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना खतरा है, गवर्नमेंट को क्या लगता है? रिस्क। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट अल्टीमेटली जीतती कौन है? इनकम टैक्स में अभी तक आपने पढ़ा, अल्टीमेटली जीत किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। तो बेटा अगर कभी बाई चांस गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना, खतरा लगता है कि आप
टैक्स पे नहीं करोगे, आप भाग जाओगे या कुछ भी इसको खतरा लग रहा है, तो वो आपसे प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में भी टैक्स मांग सकती है। आपको कुछ केसेस है, 4-5 केसेस है, आपको वो रीड करके आना है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ। आपको 2 होमवर्क मैंने दिए हैं। पहला क्या है, एसईसी की डेफिनेशन। फर्स्ट क्या है, एसईसी की डेफिनेशन एंड अनदर क्या है, प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर इटसेल्फ में पे करना है, वो केसेस। क्लियर है मेरी बात सबको? बेटा कल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना। लेके आया चाय छोटू? छोटू चाय लेके आया? अच्छा, इसके बाद किसकी क्लास है? मुझे बताओ, एग्रीकल्चर इनकम वाला कंसेप्ट आपको क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर है? अच्छा, क्रिस्टल क्लियर है? पूछ लूं किसी से भी? जब तक चाय वाय आएगी जब तक पूछ लूं किसी से भी? अच्छा, ईमानदारी से बता दो किससे नहीं पूछना? किसी से भी पूछ लूं पक्का? अच्छा, हाथ उठा दो, किससे पूछ लूं? हाथ उठा दो, किससे पूछ लूं? कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है, मतलब पूछना तो पड़ेगा। मुस्कान क्लियर है? बता यार, एग्रीकल्चर इनकम स्टेप नंबर 1। हाँ, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आप लोग मुस्कान को जानते हैं क्या? आपको पता है इसके मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, इसके फूफा, इसके दादाजी भी सीए हैं। आपको पता है खानदानी सीए हैं? पता है आपको? नहीं पता? इसके मम्मी पापा दोनों, इसके बड़े पापा, बड़ी मम्मी भी, इसके फूफा भी सीए हैं, इसके ग्रैंड पेरेंट्स भी सीए हैं। तो पार्टी, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए बेटा, पार्टी आपको मुझसे नहीं लेना चाहिए, मैं तो नया नया सीए हूँ यार। मेरे किसी को बेसिक कंसेप्ट में किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ क्लियर नहीं हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है? सैलरी पे टैक्स कब लगता है? टाइमिंग, आई एम आस्किंग अबाउट टाइमिंग। क्योंकि कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो ये तो पढ़ा ही होगा, अक्रूड और रिसीट व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा, होता क्या है अक्रूड मतलब क्या? मतलब मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, 1 महीने जाके मैंने पूरी ईमानदारी से काम करा, भले ही मुझे सैलरी मिली नहीं है, महीना हो गया, तो क्या मैंने कमा लिया है? क्या सैलरी मेरी अक्रूड हो गई है? अरे हाँ या ना? बताओ, अगर मिली, मान लेते हैं बेटा मार्च की सैलरी अप्रैल में मिली, तो सैलरी तो कौन से मंथ की है? मार्च महीने की। तो मुझे बताओ टैक्सेबल कब होगी, मार्च में होगी या अप्रैल में होगी? अप्रैल में होगी या मार्च में होगी? क्यों? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट और अक्रूड व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा, वैसे मतलब अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी, लेकिन बाय चांस मैंने आपको आधे महीने की सैलरी, 1 महीने की सैलरी मैंने आपको एडवांस में दे दी, एडवांस सैलरी। अब बताओ एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? एक मैं आपको एग्जांपल बना के ही पूछता हूँ बेटा, 12 महीने आपने मेहनत करी,
अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने आपने मेहनत करी, लेकिन आपकी पता है आपका कुछ फंक्शन था इसलिए मैंने अप्रैल की सैलरी, अगले साल अप्रैल की सैलरी तो मैंने आपको कब दे दी, मार्च में ही दे दी। तो मुझे बताओ आपने मेहनत 12 महीने करी, कमाया 12 महीने का है, लेकिन मैंने आपको कितने महीने की सैलरी पे करी थी, 13 महीने की। आप मुझे बताओ टैक्स 12 महीने की सैलरी पे करोगे या 13 महीने की सैलरी पे? 13। क्यों? रीजन? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट और अक्रूड व्हिचएवर इज अर्लियर। यस और नो? अच्छा, कब कोई इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है? कब कोई इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, ऐसा? बेटा सोच के आंसर करो, कब कोई इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। आपको एक चीज बताऊं मैं, एक सेक्शन है 15, सेक्शन कौन सा है? सुनना मेरी बात ध्यान से। सेक्शन 15 बेटा आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको शायद अंशुल सर ने बताया नहीं होगा कि वो सेक्शन नंबर 15 है। आपको पता है ना, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होती है, हाँ या ना? ऐसा पता है कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 15 कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 इज चार्जिंग सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं आगे बेटा, मैं आपको बहुत बताऊंगा, बार बार चार्जिंग सेक्शन में आपको बताऊंगा। चार्जिंग सेक्शन का काम होता है ये बताना कि कौन सी इनकम कब कौन सी हेड में टैक्सेबल होगी। तो मुझे बताओ सैलरी मतलब कौन सी इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी, ये बताने का काम किसका है? सैलरी के चार्जिंग सेक्शन का, हाँ या ना? अगर यही चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का होता तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल बताता या सैलरी में टैक्सेबल बताता? चलो उसका भी मैं आपको सेक्शन नंबर बता देता हूँ। आपको नंबर से कोई मतलब नहीं है, जब अपन पढ़ेंगे, जब अपन डिस्कस करते चलेंगे। एक आपका हो चुका है, इसलिए ये वाला आप ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। बेटा हाउस प्रॉपर्टी का है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22 बताता है कब कोई इनकम कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद बेटा ये कौन सी हेड का है? हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। ध्यान रखना बेटा, चार्जिंग सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पूरे सिलेबस में। और मैं बताऊं हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, लेकिन इनकम टैक्स में 5 हैं। हाउस प्रॉपर्टी का अलग है, सैलरी का अलग है, पीजीबीपी का अलग है, कैपिटल गेन का अलग है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अलग है। तो सेक्शन नंबर 22 कौन सी हेड का है? हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा एक और होता है सेक्शन नंबर 28, ये है बेटे पीजीबीपी का। कौन सी हेड का है? पीजीबीपी। एक और होता है सेक्शन नंबर 45, कैपिटल गेन। वेरी गुड। कौन सा हेड? कैपिटल गेन। एक और होता है, सुनना मेरी बात, एक और होता है सेक्शन नंबर 56, अदर सोर्सेस। बताओ अभी इनमें से अपना कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है? सैलरी वाला हो चुका है। पता है आप लोग एलिजिबल हो चुके हो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन जानने के लिए। कौन सा चार्जिंग सेक्शन? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 15। पता है क्या बोलता है? जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, क्या बोलता है? जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कुछ भी अमाउंट मिलेगा कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मुझे बताओ रिलायंस इंडस्ट्री से मुझे सैलरी मिली, क्या रिलायंस इंडस्ट्री मेरी ऑनर है? सुनना मेरी बात बेटा, रिलायंस इंडस्ट्री ने मुझे सैलरी दी है, क्या वो मेरी ऑनर है? क्या वो एम्प्लॉयर है? मैं उसका एम्प्लॉई हूँ। तो जो मुझे सैलरी मिली कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ रिलायंस इंडस्ट्री ने सैलरी की जगह मुझे प्रोफेशनल सैलरी की जगह उसने मुझे ऑडिट फीस पे करी होती, कौन सी फीस? मुझे बताओ अब मैं उसका एम्प्लॉई हूँ या अब तो मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ? क्या मुझे जो ऑडिट फीस मिली वो मेरे हाथ में सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी? कौन सी हेड के अंदर जाएगी? पीडीबीपी। कौन सी हेड? बेटा जिस हेड में जाएगी वो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी अपन सेक्शन 15 डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 15 क्या है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी। सोना नहीं है बेटा, चार्जिंग सेक्शन आपको कोई बताएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन किस चीज का? सैलरी का। क्या बोलता है? जब भी रिलेशन किसका हो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, कुछ भी अमाउंट मिलेगा कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। सिर्फ 2 लाइन का सेक्शन है, लेकिन पता है अभी हो सकता है आप आंसर में आपसे कुछ केसेस पूछूं, आप गलत आंसर करें। एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपको सेक्शन 15 समझ आ गया होगा तो आप करेक्ट आंसर करेंगे। सेक्शन 15 बोलता है कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा और कुछ भी अमाउंट मिलेगा कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। खत्म बात। इससे आसान कोई बात हो सकती थी? नहीं।
अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए बेटा 5 साल बाद अपन ने चुनाव लड़ा, अपन बन गए एमपी। क्या बन गए? एमपी मतलब सांसद, या फिर अपन बन गए एमएलए। क्या बन गए? एमपी या फिर एमएलए। मुझे बताओ एमपी एमएलए को सैलरी मिली है गवर्नमेंट से, कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? मतलब विधायक जी को बेटा, विधायक जी को या फिर सांसद जी को सैलरी मिली है, नाम भी सैलरी है उसका, किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? सुनना मेरी बात ध्यान से। अटक गए? अटक गए? मेरी बात ध्यान से सुनो वापस से। बेटा आपको अभी नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए पेशेंस रखो। एमपी एमएलए को सैलरी मिली, नाम भी बेटा बोल रहा हूँ सैलरी, लेकिन तो भी वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। पता है क्यों? पता है क्यों? रीजन बताऊं मैं आपको। बेटा दे आर नॉट एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, दे आर नॉट एम्प्लॉइज। तो मुझे बताओ उनको जो मिला क्या वो एम्प्लॉयर से मिला है? नाम भले ही सैलरी है लेकिन तो भी वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। पता है कौन सी हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या आपको पता थी ये बात? ध्यान रखना, पता होना चाहिए आज के बाद। आपको एमपी एमएलए को सैलरी मिली, विधायक सांसद को सैलरी मिली, बताओ सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी या अदर सोर्सेस? ऐसा क्यों? सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता था? जब भी अपन को कुछ भी मिलेगा किस वजह से? एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी के अंदर। मुझे बताओ हमारे विधायक जी को, हमारे सांसद जी को जो अमाउंट मिला, क्या वो किसी के नौकर है? यहाँ ध्यान रखना, है वो नौकर, है वो नौकर, लेकिन बेटा वो अपने आप को नौकर कहते नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपने आप को क्या बोलते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात सबको? अच्छा एक और चीज, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, कॉफी वाले हाथ उठा देना, बुला लेना भैया को, पहले वो कॉफी देंगे, ठीक है? आप कंटिन्यू करिए। एक फाइनल केस और बता दीजिए, एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, मुझे बताओ कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? क्या सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी? क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो रीजन बताइए। पार्टनर को, सुनना मेरी बात, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, नाम भी बोल रहा हूँ यार सैलरी, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली, आप मुझे बताओ कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? जो बोल रहे हैं सैलरी वो हाथ उठा दें। अच्छा अदर देन सैलरी वाले हाथ उठा दें। और दूसरे कौन से हैं? एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है क्या? अच्छा एक बात बताओ आप ईमानदारी से सोच के, क्या मैं पार्टनरशिप फर्म का नौकर हूँ या मैं तो मालिक हूँ यार? क्या एम्प्लॉयमेंट है या मैं तो ओनर हूँ? तो ओनर खुद को सैलरी दे रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि वो सैलरी है? भले बेटा नाम कुछ भी हो, सैलरी नहीं है वो, ध्यान रखना। तो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिली, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द सैलरी। एंड रीजन क्या है? चार्जिंग सेक्शन। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बेटा 2 लाइन जो करके गया ना, उस 2 लाइन का महत्व बहुत है। उसने क्या बोला? कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल होगा सैलरी के अंदर, लेकिन कब? कुछ भी अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल होगा अगर वो एम्प्लॉयर से मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट की वजह से होगा। आप मुझे बताओ पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो अमाउंट मिला, क्या वो एम्प्लॉई है यार किसी का, या वो तो मालिक है? तो क्या वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए? एमपी एमएलए को सैलरी मिली, एमपी एमएलए को सैलरी मिली, वो कौन सी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज के अंदर। हाँ तो मैंने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या सीखा? एग्रीकल्चर इनकम कितने से ज्यादा है? इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5000, इफ अदर इनकम इज मोर देन 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अच्छा कब 2.5 लाख, कब 3 लाख, कब 5 लाख, आप बता सकते हैं मुझे? सर वो जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होगा वो देखेंगे आप। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है और अदर वाली इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट तो आज भी है, लेकिन सरकार ने आपको मैथमेटिकली टैक्स लगा दिया। क्या सरकार ने आपसे क्या बोला था? स्टेप नंबर 1 में आप टैक्स कैलकुलेट करिए एग्रीकल्चर इनकम एंड एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्जांपल के साथ सब लोग समझते चलेंगे। स्टेप नंबर 1 में सरकार ने आपसे क्या बोला था? आप टैक्स पे करिए एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। फॉर एग्जांपल बेटा ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख और अदर इनकम है 6 लाख, मतलब स्टेप नंबर 1 में आप कितने पे टैक्स कैलकुलेट करोगे? 16 लाख। स्टेप नंबर 1 में आप कितने पे टैक्स कैलकुलेट करोगे बेटा? 16 लाख रुपए पे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अच्छा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप क्या कैलकुलेट
खड़े हो जाओ आप। स्टेप नंबर 2 में आप किस पे टैक्स कैलकुलेट करोगे? सर हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम साथ में क्या जोड़ेंगे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो जो भी बेटा स्टेप नंबर 1 में आपका टैक्स आएगा और स्टेप नंबर 2 में जो टैक्स आएगा उसका आप क्या निकालोगे? डिफरेंस। डिफरेंस कौन सी स्टेप में निकालोगे? स्टेप नंबर 3। और जो भी आपका टैक्स आएगा स्टेप नंबर 3 में उसको आप एचईसी के साथ पे कर दोगे। यस और नो? और बेटा अगर बेटा मेरी अदर टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है और मैं रेसिडेंट हूं तो मुझे रिबेट भी मिल सकता है। हमने उसका भी एक क्वेश्चन देखा था। क्या आपको क्लियर है वो चीज? मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे कुछ, वो आप लोगों के लिए अभी जब मतलब कभी वक्त आएगा तो मैं उस चीज को बताऊंगा। अभी वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम के केस में मार्जिनल रिलीफ मिलेगा तो कैसे क्या कैलकुलेशन करना है। तो सब लोग एक चीज ध्यान से सुन लीजिए बेटा, इनकम टैक्स में चलिए सब लोग फोकस करेंगे अच्छे से। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इनकम टैक्स के बारे में कि बेटा इनकम टैक्स हमेशा 10 रुपए के डिनोमिनेशन में पे करते हैं। मतलब बेटा सरकार आपसे 10 रुपए से कम एक्सेप्ट नहीं करती। आप समझना मेरी बात। अगर आपका टैक्स पेबल मान लीजिए बेटा 1006 रुपए, कितना है यार? तो सरकार ये नहीं बोलती कि आप मुझे 1006 पे करो, सरकार बोलती है आप मुझे 1010 रुपए पे करो। मतलब आपको इन 10 के डिनोमिनेशन में क्या पे करना होता है? इनकम टैक्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि बेटा मेरा इनकम टैक्स आ रहा है मान लीजिए 507 507 रुपए, तो क्या मैं 507 पे करूंगा? नहीं। कितना पे करना पड़ेगा? 510। अच्छा अगर 504 आ रहा है तो कितना पे करूंगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? राउंड ऑफ करना है अपन को। समझ रहे हैं मेरी बात? आई एम नॉट टेलिंग कि राउंड अप करना है, राउंड ऑफ करना है। ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। नीचे कब करेंगे? 1 2 3 4। ऊपर कब करेंगे? 5 6 7 8 9 10। क्या आपको ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल। क्योंकि आज के बाद मैं आपको कभी ये चीज बताऊंगा नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में वो आंसर को राउंड ऑफ कर देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलो एक दो एग्जांपल्स मेरे सामने लो आप। बेटा मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स आ रहा है 41,214 रुपीज। बताइए कितना पे करना पड़ेगा? सर आपको पे करना पड़ेगा 45,210, 45,210 रुपए। सबको क्लियर ये चीज? मैं आपको बता दूं बेटा सिर्फ इनकम टैक्स को राउंड ऑफ नहीं करना, यहाँ पर आपको जो आपकी इनकम होती है ना उसको भी क्या करना है? राउंड ऑफ। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरी इनकम 40, इधर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरी इनकम 44,32,444 है तो कितनी मानेंगे यार? 44 32 400। आप समझ रहे हो मेरी बात? इनकम टैक्स 10 के डिनोमिनेशन से नीचे बात ही नहीं कर रहा। उसको कम से कम कितना चाहिए यार? 10 का डिनोमिनेशन। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? जो भी टैक्स पेबल होगा उसमें भी करोगे और जो भी इनकम होगी उसमें भी करोगे। आपको पता है इसका रेलेवेंस? अगर आप इस कंसेप्ट को हल्के में ले रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ इसका रेलेवेंस। बेटा मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी इनकम है 5,04,000 रुपए, और ये जो पर्सन है ना ये कौन है? रेसिडेंट। तो इसकी इनकम आप कितनी मानोगे? 5 लाख। आपको पता है वैसे इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, रिबेट नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि आप इसकी इनकम 5 लाख मान रहे हो इसको क्या मिल जाएगा यार? रिबेट। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? और ऐसा बेटा पता है कब भी हो सकता था, जब आपकी इनकम 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा होती। हो सकता है 50 लाख 2 रुपए होती यार। आप समझ रहे हो मेरी बात? इनकम को भी आपको 10 के डिनोमिनेशन में राउंड ऑफ करना है और टैक्स को भी आपको 10 के डिनोमिनेशन में राउंड ऑफ करना है। सबको ये बात क्लियर है? अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको पता होना चाहिए बस कि भैया इनकम टैक्स में 10 के नीचे बात नहीं होती है। सबको ये बात क्लियर है जी? तो ऊपर इनका क्वेश्चन पता है? इनका क्वेश्चन है सर 5 लाख 5 रुपए होता तो क्या करते? तो बेटा 5 लाख 10 रुपए कर देते उसको। ये बात क्लियर है आपको? पक्का? अच्छा कुछ और मुझे आपके सामने बात करनी है, थोड़ी सी बोरिंग बातें भी करूंगा, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें भी करूंगा। सब लोग सुनना अच्छे से। आपको पता है मुझे आपसे ये जानना है कि आपको अभी तक लॉ के बारे में पता क्या है। तो सब लोग देखना यार, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है आप मुझे बता दें? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सर भारतीय संविधान। अच्छा मुझे बता दीजिए सबसे सुप्रीम लॉ इंडिया के अंदर क्या ही है यार? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्री करते हैं इस बात से? मान लीजिए बेटा इनकम टैक्स की इससे लड़ाई हो रही है, ये कुछ और बोला है और इनकम टैक्स कुछ और बोला है, तो आप किसकी सुनोगे यार? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोर्स ऑफ एनी एक्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर चीज का सोर्स क्या है बेटा इंडिया के अंदर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, मैं आपसे आज चीजें पूछूंगा और पता है कुछ नई चीज आप सीखोगे जो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको आज के बाद हमेशा पता रखनी है वो। ठीक है, सब लोग समझ लेना अच्छे से। थोड़ी सी बोरिंग होगी लेकिन चीजें क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है इसलिए समझ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया।
मतलब सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है यार? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या लिखा है? ऑल एक्ट इनेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। हर लॉ बनने की वजह ही क्या होती है यार? कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इनकम टैक्स भी अगर बना है तो आपको पता है इनकम टैक्स भी तो एंट्री नंबर 82 ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकल कर आया है। यस और नो? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर एक्ट की जड़ क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या ये बाइंडिंग है? क्या ये बाइंडिंग है? आप बाइंडिंग मतलब समझते हैं? अगर बोल दिया करना है तो करना पड़ेगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानना पड़ेगी? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानना पड़ेगी। और बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको 2-3-4 चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत काम की है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप पता है क्या मान लेना, सबका माई बाप कौन है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब किसकी तो सुन नहीं है यार, कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको ये बात क्लियर है सबको? अच्छा बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद होता है एक्ट। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनीज एक्ट 2013, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1872। आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, पढ़े अपन ने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मुझे बताइए एक्ट कौन बनाता है? ये बताइए मुझे सबसे पहले तो। एक्ट बेटा कौन बनाता है? क्या मोदी जी एक्ट बनाते हैं? अच्छा मान लीजिए बेटा अपन सीधी वाले एक्ट की बात कर रहे हैं, सेंट्रल वाले एक्ट की, तो क्या मोदी जी अकेले एक्ट बना देते हैं? नहीं। आपको पता है लोकसभा में पास करना होता है। कहां पास करना होता है बेटा? लोकसभा, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पता है आपको? जिसके सांसद आप और मैं चुनते हैं, जिनको हम क्या देते हैं बेटा? वोट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और उन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्या बनती है? लोकसभा। तो आपको अगर कोई भी एक्ट पास करना है तो आपको पता है सबसे पहले क्या पास करना पड़ता है? बिल को लोकसभा में प्रेजेंट करना होता है और वहां से अप्रूवल लेना होता है मेजोरिटी की। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, लोकसभा में पास होने से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको इसके बाद जाना पड़ता है बेटा राज्यसभा। ये क्या होती है बेटा? राज्यसभा को मैं आपको बता दूं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक पता है सांसद चुनते हैं। बड़े वाले सांसद होते हैं वो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कम मेंबर्स होते हैं तो वो क्या होती है यार? राज्यसभा। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा। ध्यान से समझ लेना बात को। ये सब बातें आपको पता होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या आपको नहीं पता। ये सब बातें तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है या नहीं? आप मुझे एक बार बता दो, पता है आपको? ये सब बातें तो पता होगी बेटा। मैं आपको ऐसी चीज बताने की उसमें हूँ जो आपको नहीं पता होगा, इसलिए फोकस करना, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। तो मुझे मालूम, एक्सपेक्ट ही कर रहा हूं मैं कि लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, यहाँ पर पास होने के बाद भी एक्ट नहीं बनता, किसकी एसेंट चाहिए होती है? प्रेसिडेंट। मैं मान रहा हूं कि प्रेसिडेंट की एसेंट इज जस्ट फॉर्मेलिटी, लेकिन भाई करनी तो पड़ती है। लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी कराना पड़ेगा, और किससे भी अप्रूवल लेना पड़ेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। देखिए एक्ट के बारे में लिखा क्या है, जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ पूरी बातें काम की हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आज के बाद। To be passed by Lok Sabha, Rajya Sabha and President assent is required. अच्छा, it is main source of law। जैसे बेटा इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स की बात कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। इनकम टैक्स के बारे में सब चीज कौन ही बताने वाला है यार? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो क्या ये मेन सोर्स होता है? यस। अच्छा, क्या ये बाइंडिंग है? अगर बोल दिया गया है कि फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स रेट लगेगा तो क्या फॉरेन कंपनी 30% पे कर पाएगी? नहीं। तो ये क्या है बेटा? बाइंडिंग है, आपको इसकी बात मानना पड़ेगी। और लास्ट में देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपकी नजरों में क्या सुपीरियर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसकी बात मानोगे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? एक्ट के बारे में ध्यान से सुनना, मैं आपको अभी सब कुछ बताने के बाद बताऊंगा कि क्यों एक्ट बनाए जाते हैं, क्यों रूल्स बनाए जाते हैं, क्यों सर्कुलर बनाए जाते हैं। समझना अच्छे से बात को। सबसे पहले तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे पूरा इंडिया चलता है। फिर क्या हो गया? एक्ट। बेटा एक्ट के बाद आते हैं रूल्स। तो आपको मैं बता दूं एक चीज, ध्यान से सुनना बेटा, जो एक्ट होता है ना उसके 1 साल बाद आता है जनरली रूल्स। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, तो रूल्स कब आए हैं? इनकम टैक्स एक्ट रूल्स कब आए बेटा? 1962। अच्छा, कंपनीज एक्ट कब है? 2013। तो कंपनीज एक्ट के रूल पता है कब आए हैं? कंपनीज एक्ट के रूल आए 2014 में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जनरली, ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन जनरली रूल पता है एक्ट के अगले साल आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है कई जगह पर, मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, पहले तो ये देख लो इसके बारे में लिखा गया है, इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या लिखा है बेटा? रूल्स कौन इश्यू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट में क्या लिखा था? कौन इश्यू करता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्या एक ही बात है या जमीन आसमान का फर्क है? आप मुझे बताइए, एक ही बात है या जमीन और आसमान का फर्क है? आपको पता है यहाँ पर लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, प्रेसिडेंट भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता है सिर्फ कौन कर लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी किसी मिनिस्ट्री को भी बोल देता है कि आप कर सकते हो, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनना। आपको पता है क्या पता होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, एक्ट क्यों बनाए जाते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको दिया नहीं है अभी। ठीक है, रूल्स आप तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि एक्ट कौन बना रहा है बेटा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन रूल्स कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बाद एक और चीज देखिए। अच्छा, क्या लिखा है? सबऑर्डिनेट टू एक्ट।
मतलब अगर रूल्स और एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी सुनोगे आप? मतलब आप तो सिर्फ मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, एक्ट और रूल में से सुपीरियर कौन है? सर रूल भी सुपीरियर है बेटा, रूल भी बाइंडिंग है, लेकिन सर एक्ट ज्यादा सुपीरियर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर एक्ट में कुछ लिखा है और रूल में कुछ लिखा है तो किसकी बात सुनना चाहिए? एक्ट की। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? अच्छा, क्या आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे? यस, दे आर बाइंडिंग। बेटा रूल्स आपके ऊपर क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। एक बार मैं आपको कंक्लूड करवा देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। लेकिन रूल्स को सिर्फ कौन इश्यू कर देगा यार? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट भी बाइंडिंग है, रूल्स भी बाइंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बाइंडिंग है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा होता है सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन। जो मैं बताना चाहता हूँ अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया, ठीक है? जो चीजें आपको ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तो वो बता रहा हूँ। इधर ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन। आपको पता है कभी कभी लॉ में एम्बिग्यूटी होती है या फिर लॉ मेकर की इंटेंशन कुछ और होती है और हम कुछ और उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो इसके लिए पता है क्या इशू किया जाता है यार? सर्कुलर या फिर क्लेरिफिकेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो बेटा लॉ मैंने बनाया है वही, उस लॉ को आप भी वही समझे, इसलिए क्या इशू किए जाते हैं यार? क्लेरिफिकेशन या फिर सर्कुलर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए क्या लिखा है। इशू कौन करता है? ध्यान से सुनना। इशू कौन करता है बेटा? सीबीडीटी। आप मुझे बताइए, सीबीडीटी बहुत बड़ी अथॉरिटी है क्या? बेटा अथॉरिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन जिस लेवल पे हम बात कर रहे थे उस हिसाब से सोचना। यहाँ पर थी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, और यहाँ पर आ गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बोर्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, वो आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बेटा बहुत बड़ा होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बहुत छोटा है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कहना चाहता हूँ कि रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन कौन इशू करेगा बेटा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या फिर जीएसटी एक का है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके बाद ध्यान से सुनना, सर्कुलर के बारे में एक बात लिखी है, मैं आपको बता दूं, ये बात आपको गलत पता होती है, इसलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। सर्कुलर बेटा ध्यान से सुनना। आप मुझे बताइए एक चीज, क्या आपके ऊपर एक्ट बाइंडिंग है? अरे यस और नो जल्दी बताइए, क्या एक्ट बाइंडिंग है? सर एक्ट इज बाइंडिंग। क्या आपके ऊपर रूल्स भी बाइंडिंग है? यस। बेटा मैं आपको बता दूं, सर्कुलर आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ध्यान से सुन लो, सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आप चाहो तो उसके अगेंस्ट कर सकते हो। आप मेरी बात ध्यान से समझना। आप पता है क्या मानते हो? आप मानते हो कि सर्कुलर आपके ऊपर बाइंडिंग है? नहीं बेटा, सर्कुलर और फिर आपका पता है क्वेश्चन होगा कि सर फिर सर्कुलर इशू करने का मतलब ही क्या हुआ? तो बेटा सर्कुलर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए, आप समझ रहे हैं, जैसे बेटा जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के जो अधिकारी होते हैं ना, उनको क्लेरिफिकेशन देने के लिए होता है सर्कुलर, हमारे लिए नहीं होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर्कुलर इज देयर इंटरनल डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको पता है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, इफ यू आर अगेंस्ट इट तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। दैट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन यू। आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? आज के बाद आप पता है क्या ध्यान रखोगे? सर्कुलर आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। क्या आपको ये बात ध्यान रखोगे? पक्का 100%। सर्कुलर आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग टू असेसिंग ऑफिसर बट नॉट ऑन असेसी इन कोर्ट। असेसी मतलब समझते ना आप, जिसका हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर बाइंडिंग है? नहीं है। क्या सर्कुलर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है बेटा? नहीं है। अच्छा एक और चीज होती है पता है, नोटिफिकेशन। अभी अपन समझेंगे कि किसका क्या पर्पस होता है, क्योंकि पर्पस इंपॉर्टेंट है कि क्यों नोटिफिकेशन होता है, क्यों रूल होता है, क्यों सर्कुलर। बेटा नोटिफिकेशन अगेन मैं आपको बता देता हूँ, बाइंडिंग मतलब जितनी भी चीज आपने पढ़ी एक ही चीज है जो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, वो क्या है? सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन। अच्छा नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन अगेन बेटा कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं आप इसे रूल से लिंक कर पाओगे। नोटिफिकेशन कौन इशू करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेकेंड चीज, ये हमारे ऊपर क्या है? बाइंडिंग। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको एक मिनट हटा दूं मैं आप लोगों से, जितना मैंने बताया पहले उतना आपसे पूछ लूं एक बार, पक्का? चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अपन को उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ समझ रहे हैं, क्योंकि अपन को उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे लॉ अपने देश में काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक सुप्रीम बेटा एक डॉक्यूमेंट है जिसको फॉलो करके सभी लोग बनते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसके अंदर एक थीम टाइप की दी होती है, एक थीम टाइप की दी होती है कि कोई भी लॉ बनाना है तो ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है यार? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपको उसकी बात माननी पड़ेगी? यस। अरे आपको पता है ना, यहाँ पर ये जितनी भी पॉलिटिक्स चलती है बेटा, सब यही तो बोलते हैं कि हमारे हितों को, हमारे अधिकारों को सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो बेटा वो कौन सी राइट होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ऐसे ही होता है ना यार, सब किसके बेस पे चुनाव लड़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बेसिस पे। सेकेंड चीज, फिर हमने देखा एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट नीचे क्या आता है बेटा? एक्ट। एक्ट क्या आपके ऊपर बाइंडिंग है? यस। अच्छा एक्ट कौन इशू करता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट।
एक्ट आपके ऊपर बाइंडिंग होता है, लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, अगर कभी एक्ट कुछ और बोल रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और बोल रहा है तो किसकी सुनोगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। आप समझ रहे हो मेरी बात? और एक्ट के नीचे क्या होता है? रूल्स। रूल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जनरली अगले साल आते हैं, हम हमेशा ऐसा नहीं होगा, जनरली अगले साल आते हैं। क्या वो आपके ऊपर बाइंडिंग है? क्या आपके ऊपर रूल्स बाइंडिंग है? यस सर, रूल्स हमारे ऊपर बाइंडिंग है। और रूल्स इशू कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीबी क्या इशू करती है? रूल्स। और इसके बाद हमने देखा सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन कौन इशू करता है? सीबीडीटी वगैरह। क्या वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है? नहीं। ऑप्शनली हम उसको फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन अस, नॉट एट ऑल बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स। और लास्ट में हमने एक और चीज क्या देखी? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन भी हमारे ऊपर बाइंडिंग है। सब लोग समझ लेना कौन सी चीज को कब इशू किया जाता है। बेटा आपको पता है सरकार आपके साथ खेल खेलती है, ध्यान से सुनना सब लोग। सरकार पता है हर चीज एक्ट के अंदर लिख सकती थी। सब लोग ध्यान से सुन ले, समझ ले अच्छे से। सरकार हर चीज एक्ट के अंदर लिख सकती थी, उसको बेटा रूल्स की, सर्कुलर की, क्लैरिफिकेशन की, नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन सरकार को मालूम है अगर उसने एक्ट के अंदर लिख दिया कि पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स 30% लगेगा, कितना लिख दिया बेटा? पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स 30% लगेगा। कहां लिख दिया है? एक्ट के अंदर। तो बेटा अब अगर उसको 30 की जगह 40 करना है ना, तो उसको लोकसभा से भी परमिशन लेना पड़ेगी, राज्यसभा से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, और किससे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट। मतलब उसको एक लॉन्ग रूट फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर कोई चीज बेटा एक्ट में लिखी है, उसको अमेंड करने के लिए पूरा एक्ट नया बनता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूरा एक्ट नया बनना मतलब उस आपको लोकसभा से भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से भी कराना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट से भी कराना पड़ेगा। छोटे छोटे से चेंजेस के लिए क्या अच्छा लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाएगी? नहीं। इसलिए पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा रूल्स बना देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देती है एक्ट के अंदर, जैसे उन्होंने लिख दिया, जैसे उन्होंने पता है क्या लिख दिया एक्ट के अंदर? बेटा ऐसा लिख देते हैं कि पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है ना, पार्टनर्शिप फर्म के ऊपर टैक्स लगेगा एट द रेट एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसी वर्ड लिखा होता है बेटा, वर्ड ध्यान रखना आप लोग। क्या लिखा होता है पार्ट एक्ट के अंदर? क्या लिखा है? एस में बी प्रिस्क्राइब्ड। आज नहीं बताया, आगे बताएंगे। समझना मेरी बात? आज भी बता सकते थे, लेकिन आज बता देते। चेंज करने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सरकार अपने काम को बचाने के लिए पता है क्या करती है? चीजों को रोक लेती है, पावर अपने पास रख लेती है कि आज नहीं बता रहे, आगे जाके हम बताएंगे। और बेटा आगे जाके जो हम बताते हैं उसी को बोलते हैं रूल्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? रूल्स के अंदर बताते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं, रूल के अंदर अगर लिखा है पार्टनरशिप फर्म 30% टैक्स लगेगा, अगर कल को उसे 40% करना हुआ तो आपको पता है पूरा लोकसभा, पूरे राज्यसभा, प्रेसिडेंट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो किससे चेंज हो जाएगा? रूल से। और रूल सिर्फ कौन चेंज कर पाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? तो सरकार पता है क्या कर रही है? अपने काम को बचा रही है, अपने टाइम को बचा रही है, अपनी मेहनत को बचा रही है। और इसलिए पता है वो क्या बना रही है? रूल्स। वो चीजें आपको आज नहीं बता रही, बोल रही है कि जब हमें बताना होगा बता देंगे, एस में भी प्रिस्क्राइब्ड। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? हमेशा बेटा एक्ट के अंदर हमेशा ये वर्ड लिखा होता है, जब भी रूल का जिक्र आने वाला होता है हमेशा ये वर्ड होता है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और इसका मतलब क्या है? आप लोग बीइंग सीए स्टूडेंट, आपको आज के बाद पता होना चाहिए कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा है, मतलब कहां जाके चेक कर लो यार, रूल्स के अंदर। सेकेंड चीज बेटा, सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन तो ये सरकार की गलतियां होती हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर एम्बिगिटी होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसको बेटा वो क्या करती है? इशू करती है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि सरकार ने कोई लॉ बनाया, उसमें कुछ बात लिखी और बेटा आप कुछ और ही समझ रहे हैं, और सरकार को भी ये चीज समझ आ रही है कि सरकार कुछ और कहना चाह रही है, आप कुछ और समझ रहे हैं, इसलिए सरकार क्या इशू करती है? क्लैरिफिकेशन। तो ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये इसलिए डिफरेंट इशू किए जाते हैं। और एक होता है बेटा नोटिफिकेशन। मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार क्या करती है? सरकार है ना नोटिफिकेशन के थ्रू बेटा डेट्स वगैरह बढ़ाती है। जैसे इनकम टैक्स की ड्यू डेट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 31 जुलाई है, कल को 31 जुलाई की जगह उसे 31 अगस्त करना पड़ी, तो पता है वो क्या इशू करती है? नोटिफिकेशन। आपने सुना होगा ना नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सुना होगा आपने लॉ में बार बार। उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं बेटा अपन। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये सब इशू किए जाते हैं। बेटा सरकार चाहे तो सब काम एक्ट के अंदर कर सकती है, लेकिन सरकार एक्ट से बचाव, अपने एक्ट में जो टाइम उसको लगता है ना, उसको बचाव करने के लिए बेटा वो किसके पास जाती है? रूल्स के पास। मतलब सरकार पता है अपने पास पावर रख लेती है रूल्स के पास जाने की। और इसके बाद बेटा सर्कुलर क्लैरिफिकेशन तो सिर्फ इसलिए होते हैं आपको क्लैरिफिकेशन या फिर आपको चीज सही तरीके से इंटरप्रीट करवाई जाए। और नोटिफिकेशन के थ्रू क्या होता है? नोटिफिकेशन के थ्रू आप मुझे बताएंगे क्या होता है नोटिफिकेशन के थ्रू? जैसे ड्यू डेट को चेंज करना, या फिर मैं आपको और चीज बताऊं एग्जांपल। आपको पता है जीएसटी में बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं कि अगर आपने ये वाली सर्विस दी तो एग्जेम्प्ट है,
तो उसके लिए सरकार बार बार मोदी जी लोकसभा राज्यसभा नहीं जाते, वो पता है क्या करते हैं, वो सीबीडीटी को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि तुम नोटिफिकेशन इशू कर दो। पावर उन्होंने पहले से लेके रखी होती है अपने पास कि जो भी टैक्स रेट वगैरह होंगे, जो भी एग्जेम्पशन होगी, हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अपने काम को आसान करने के लिए बेटा अलग अलग तरीके से सरकार हमारे साथ खेलती है। बेटा प्रोसेस लंबा नहीं होता, समझना बात, प्रोसेस लंबा नहीं होता। प्रोसेस जब लंबा होगा, जब आगे जाके अमेंड करना होगा ना, तो आपको वापस से बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बातें होती है, गवर्नमेंट उनको कहां पर लिख देती है, रूल्स के अंदर, जिसको वो इजीली चेंज कर पाती है अपने दम पर। उसको राज्यसभा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या आपको ये बात क्लियर है बेटा? ये सब जो मैंने आपको बातें बताई ना, ये थ्योरेटिकली मैं आपको बता दूं, थ्योरेटिकली बोरिंग भले ही होगी, लेकिन आपके लिए काम की, इसलिए मैंने आपको बताई है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार सब काम एक्ट में कर सकती थी, क्यों वो रूल्स इश्यू करती है, क्यों वो नोटिफिकेशन इश्यू करती है बेटा, ताकि अपना टाइम बचा पाए। सबको ये चीज क्लियर है? अच्छा, एक मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ बेटा। ये जो अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है, इसके क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करेंगे खुद से, और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। सबसे पहले बेटा आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 1। लिख लीजिएगा आप लोग, आपको सॉल्व करना है आज के आज। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 3, 4, अच्छा कोई भी सुनो मेरी बात, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए ना, वही क्वेश्चन है, करके काट देना। आप समझ, कई काटोगे, आपके पास मॉड्यूल नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा आपको, वही एक एक दो मिनट में आप सोल्व कर लोगे इसको ऑन कैलकुलेटर ही, ठीक है? तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक काम करो, आज सिर्फ इतने, बाकी मैं कल होमवर्क दूंगा। आज के लिए 6 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 to 6। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।